हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेम। सो कैसे हैं दोस्तों आप सभी। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अब पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया चल रही होगी दोस्तों। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कैसे जनरेट होता है, क्या उसके पीछे कारण है, वो मैं आपको बता चुका था। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, सो हेडिंग डालेंगे सब लोग, फटाफट से बेटा जल्दी सब लोग। और हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन। हम दो फ्रिक्शन की बात कर चुके थे लास्ट लेक्चर में। हमने ये देखा था कि एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है और एक डायनामिक फ्रिक्शन होता है। ठीक है, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये सब बातें बेटा हम लोग जान चुके हैं लास्ट लेक्चर। नमस्कार बेटा सबको, बहुत बहुत नमस्कार। चलिए हेडिंग डालेंगे फटाफट से, टाइप्स ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन। द वेरी फर्स्ट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन and other one is rolling friction. Rolling friction. मोस्ट ऑफ दी केसेस में दोस्तों हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन ही पढ़ेंगे। सबको नमस्कार दोस्तों, सबको नमस्कार। चलो फटाफट से नोट्स बनाना चालू करो। ठीक, मोस्ट ऑफ दी केसेस हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो स्लाइडिंग फ्रिक्शन। पहले स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात कर लेते हैं। हेडिंग डाल लो स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, कौन सा फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। लिखिए इसमें, sliding friction is the friction experienced by sliding friction is the friction experienced by sliding friction is the friction experienced by a body experienced by a body when it slides over another body. Sliding friction is the friction experienced by a body when it slides over another body. देखे बेटा ध्यान से क्या लिखवाया मैंने ये। जब एक बॉडी, कितनी बॉडी, एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर सरके, क्या करे बेटा, सरके। सरकना जरूरी है बेटा, है ना। हाँ, क्या जरूरी है, सरकना। तो देखो बेटा ध्यान से, सी केयरफुली। ये हो गई बॉडी नंबर 1, बॉडी नंबर 2। आपने क्या किया, अभी कोई फ्रिक्शन नहीं है, नो फोर्स नो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कब आएगा बेटा, फ्रिक्शन कब आएगा, जब मैं इस पर कोई लोड लगाऊंगा। अब ध्यान देंगे सब लोग, अंदर की बारीकी समझेंगे। अब लोड लगाऊंगा, ये लगा दिया था। अब लोड, लोड लेट से P है और P की वैल्यू है, P की वैल्यू है, P की वैल्यू है लेस देन F। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा भैया, क्या होगा, क्या स्लाइडिंग होगी, नहीं सरकेगी ना। क्यों नहीं सरकेगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डायनामिक्स। डायनामिक कब आएगी, ध्यान दें, जब P लेस देन F है और इक्वल टू F है तो रेस्ट की कंडीशन बनेगी, रेस्ट की कंडीशन। तो नो डायनामिक फ्रिक्शन। ये पूरी कौन सी कंडीशन है, स्टैटिक फ्रिक्शन की कंडीशन है ये। ठीक है, अगर आपको इसको डायनामिक करना है तो P मस्ट बी ग्रेटर देन F, वी ऑल नो दिस। तो बेटा पहली चीज, इसको डायनामिक करना है तो मुझे P को F से ज्यादा करना पड़ेगा। और जैसे ही मैं P को F से ज्यादा करूंगा तो ये इस सरफेस के ऊपर या इस बॉडी की सरफेस के ऊपर ये ऊपर वाली बॉडी खिसकने लगेगी, सरकने लगेगी। एक कॉन्टेक्ट बनेगा। एरिया कैसा होगा, एक पूरा का पूरा सरफेस एरिया कॉन्टेक्ट में आएगा, पूरा का पूरा सरफेस एरिया कॉन्टेक्ट में आएगा। जब पूरा का पूरा सरफेस एरिया कॉन्टेक्ट में आएगा तो बेटा क्या होगा, स्लाइड करेगी। ऊपर वाली बॉडी नीचे वाली बॉडी के ऊपर स्लाइड करेगी और ऊपर वाली बॉडी नीचे वाली के रेस्पेक्ट में एक रेजिस्टेंस फील करेगी, जिसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। और ये फ्रिक्शन क्या कहलाएगा बेटा, एफ डायनामिक। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये जो एफ डायनामिक यहां पे है, यही कौन सा फ्रिक्शन है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन है ये, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। छाप लो फटाफट। ठीक है, दिस एफ डायनामिक इज नथिंग बट, इसका कैसा, ये कैसे नेचर का है, स्लाइडिंग नेचर का। कैसे नेचर का, स्लाइडिंग नेचर का। छाप लो फटाफट।
क्या हमेशा सरफेस हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए? नहीं, एनी काइंड ऑफ सरफेस में बी देयर, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल स्लाइडिंग हो रही है, ठीक है। स्लाइडिंग में भी इंक्लाइंड, स्लाइडिंग में भी वर्टिकल, कैसी भी तरह की हो सकती है, ठीक है। इंक्लाइंड में भी डिपेंड करेगा कि लोड किस तरह से लगाया जा रहा है। ओके, सो वन मोर केस वी कैन सी हियर, नोट इट डाउन फर्स्ट। इसको नोट डाउन करो बेटा फटाफट से। अरे छाप लो भैया फटाफट से। बेटा डायनामो कहां फटने वाले हो? हैं? डायनामाइट बन जाओ सीधे। चलिए डन एवरीवन। ग्रेट, चलो नेक्स्ट प्लीज। सो और कैसे स्लाइडिंग हो सकती है बेटा, देख सी केयरफुली। इंक्लाइंड सरफेस पे भी स्लाइडिंग हो सकती है। सपोज ये कोई इंक्लाइंड सरफेस है, ओके, और यहां पे हमारे पास एक बॉडी आ जाए, यहां पे भी क्या डेवलप होगा? यहां पे भी एक फ्रिक्शन डेवलप होगा। तो सपोज ये बॉडी नीचे आ रही है किसी वी वेलोसिटी से, आगे चल के सब डील करेंगे ए टू जेड चीजें। लेट्स इमेजिन वी वेलोसिटी से आ रही है। वी वेलोसिटी तो ऑब्वियसली बात है बॉडी सरक रही है डायनामिक कंडीशन में, तो ऑब्वियसली बात है इसका जो अपोजिशन हो रहा होगा यहाँ पे इस जगह पे वो क्या होगा? क्या होगा? वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। क्या होगा बेटा? एफ डायनामिक बोलेंगे बट होगा कैसा? स्लाइडिंग। नेचर क्या होगा? नेचर तो स्लाइडिंग होगा ना, स्लाइडिंग। छापो फटाफट, एक एक बारी की समझते जाओ, आगे बढ़े अब। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग, रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। हाँ अंदर की बात जाननी है, अभी बताता हूं तुम्हें बेटा। बताता हूँ जरूर बताऊंगा। बट हाँ तुम्हें लास्ट में काम की बात जरूर बताऊंगा, ठीक है। एक काम की बात जरूर बताऊंगा, लेक्चर के बाद मुझे याद दिला देना। चलो लिखो इसमें रोलिंग फ्रिक्शन में, रोलिंग फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी। लिखो, रोलिंग फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी। रोलिंग फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी। Rolling friction is the friction experienced by a body when it rolls over the surface. When it rolls over the surface. Rolling friction is the friction experienced by a body when it rolls over the surface. When it rolls over the surface. ठीक है। When it rolls, जो rolls वर्ड आपने यूज किया है, when it rolls over the surface, उसको अंडरलाइन कर लो। क्या कर लो? अंडरलाइन कर लो, क्योंकि वहीं सारा कुछ छुपा हुआ है। सी केयरफुली। अब आपको पहले समझना होगा रोलिंग का मतलब क्या होता है। सामने देखेंगे मेरे बच्चों, अकल के कच्चों, सबकी निगाह सामने। निगाह बेटा स्क्रीन से हटनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर निगाह हटी तो दुर्घटना घटी। सी केयरफुली, ध्यान देना मेरे बच्चों। ये कोई सरफेस हमने ले लिया, इसके ऊपर हमने कोई डिस्क ले लो, कोई गोला ले लो, स्फेयर ले लो, ठीक है, जो पॉइंट कॉन्टेक्ट बनाए, या लाइन कॉन्टेक्ट में ऑल्सो भी देयर, ठीक है। लाइन कॉन्टेक्ट और पॉइंट कॉन्टेक्ट कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे लेट्स इमेजिन मैंने सर्कल कोई डिस्क ले रखी है तो ये पॉइंट कॉन्टेक्ट बनाएगा, कोई मैंने स्फेयर ले रखा है तो पॉइंट कॉन्टेक्ट बनाएगा। ओके, ध्यान देंगे बेटा सब लोग, मजा आने वाला है, ठीक है। गर्लफ्रेंड की कुछ बात बता रहे, ठीक है अभी बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा, अभी सामने देखो बेटा, फोकस करो जरा, 2 दिन वैसी क्लास नहीं हुई, सामने देखो जल्दी से, है ना। तो 3 केस आपको दिखा रहा हूं, 3 केस के बाद भाइयों बहनों, अगर मेरी कोई कमी रह जाए, कोई गलत इरादा निकला है, तो आप जिस चौराहे पे बुलाएंगे उस चौराहे पर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, ठीक है। सो आज मैं आपको 3 केस सिखा रहा हूं दोस्तों, और आपको इन 3 केसेस को देखने के बाद मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मजा। ठीक, इन 3 केसेस को देखने के बाद आपको आ जाएगा मजा।
ठीक है, तीनों ही पॉइंट कांटेक्ट है। सो दोस्तों सपोज ये कोई बॉडी है ना, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रोलिंग। ठीक है, रोलिंग में भी प्योर रोलिंग। ओके, ध्यान देंगे प्योर रोलिंग, हमें प्योर रोलिंग का केस समझना है यहाँ पे। ओके, क्योंकि जो भी हम रोलिंग फ्रिक्शन पढ़ने जा रहे हैं, जो भी हम रोलिंग फ्रिक्शन पढ़ने जा रहे हैं, वहां पे प्योर रोलिंग होनी चाहिए। तो सी केयरफुली, सपोज ये 3 केस मैंने ले लिए यहाँ पे। दोस्तों ध्यान देंगे, ये इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास हो गया फॉर एग्जाम्पल, जस्ट इमेजिन कर लेते हैं, या अगर 2D फिगर ले रहे हो तो सेंट्रोइड बोल सकते हो आप। अब सी केयरफुली, ये घूम रही है ऐसे करके, ये घूम रही है, और तीसरे केस में ये घूम नहीं रही है, ये केवल इधर जा रही है, इधर जा रही है, नो रोटेशन, ये रोटेशन वाला पार्ट इसके अंदर नहीं है। ओके, रोटेट नहीं कर रही है, यानी कि ध्यान दो, पहले लास्ट वाले को डील कर लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है, बॉडी 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 एक फिक्स्ड सरफेस, इसको फिक्स सरफेस ले लेते हैं, इसको फिक्स सरफेस ले लेते हैं, इस फिक्स्ड सरफेस के अबाउट घूम नहीं रही है, खिसक रही है। क्या हो रही है, खिसक रही है। ध्यान देना बेटा, खिसक रही है, खिसक रही है। तो ये कौन सा केस बन गया, दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट द रोलिंग, दिस इज कॉल्ड द ट्रांसलेशन। ये क्या है, ट्रांसलेशन, ये ट्रांसलेशन कहलाएगा। बॉडी घूम ही नहीं रही है, बॉडी तो घिसटती जा रही है, खिसकती जा रही है, स्लाइडिंग हो रहा है। तो यहां पे कौन सा केस लगेगा, यहां पे लगेगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन का केस। क्या लगेगा बेटा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का केस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो दिस इज द केस ऑफ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। हम बात करते रोलिंग फ्रिक्शन की, तो ये तो केस नहीं है भाई। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर, कौन है ये, कि सर ये बिना रोटेशन की स्लाइड कैसे हो। मजा आ गया बेटा, दिल कुछ कर दिया। इमेजिन करता हूं ये तुम्हारी खोपड़ी है, ये तुम्हारी खोपड़ी है, इमेजिन करो ये तुम्हारी खोपड़ी है बेटा, ये तुम्हारी खोपड़ी है। ध्यान देना, तुम्हारी खोपड़ी को पकड़ के एक बंदा ऐसा खींच के ले जा रहा है, ये ऐसा खींच के ले जा रहा है। स्लाइडिंग होगी कि नहीं होगी, आपसे पूछना चाहता हूं, स्लाइडिंग होगी कि नहीं होगी। है कौन है ये, अरे अग्रदत्ता, इट इज वेरी ऑब्वियस कि इसको मोशन देने के लिए, चाहे मैं रोलिंग करवाना चाहूं, चाहे मैं स्लाइडिंग करवाना चाहूं, मुझे क्या करना होगा, एक फोर्स लगाना होगा बेटा। तो फोर्स कैसे आएगा, है कि नहीं। अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं, रेल का पहिया लेते हैं। ध्यान देना, रेल के पहिए में गए, रेल के पहिए में आगे मत जाना। रेल का पहिया देखा है, उसमें एक एक्सल होता है, 2 पहिए लगे रहते हैं। ठीक है, तो एक्सल के बाद रोल करता है, ऐसे करके घूमता है, ऐसे करके रेल का पहिया आगे जाता है। मैनी टाइम्स वो जाम हो जाता है। जी हाँ, कई बार देखना रेल का पहिया जाम हो जाता है। अब आप सोचोगे सर कैसे कैसे बात कर रहे हैं, ऐसे कैसे होता है। क्या आपने कभी गौर किया है, जब रेलगाड़ी चलती है, ध्यान से सुनेंगे, आपको क्या लगता है रेलगाड़ी को ड्राइवर चला रहा होता है। जी नहीं सर, गलत है आप, वो तो स्पीड मेंटेन करता है, रेड सिग्नल हरा सिग्नल देखता है। असली गाड़ी चलाते हैं रेलगाड़ी के बाहर बैठे हुए स्टाफ। जी हाँ सही सुन रहे हो आप, ड्राइवर ड्राइवर कुछ नहीं कर रहा है भाई, असली रेलगाड़ी तो रेलगाड़ी के बाहर बैठा हुआ स्टाफ चलाता है, जो स्टेशन पे होता है। आपने कभी देखा है कि रेलगाड़ी में एक नियम है, ड्राइवर जब भी किसी स्टेशन से पास होगा तो झंडी दिखाएगा, दिन है तो झंडी दिखाएगा, रात है तो वो ग्रीन लाइट दिखाएगा। सेम पीछे जो वो बैठा होता है, क्या नाम है उसका, गार्ड, वो भी सेम काम करेगा। सिमिलरली स्टेशन पे बैठा हुआ स्टाफ भी ये काम करेगा। इसके अलावा ध्यान देना, कभी जब गाड़ी पास हो रही होती किसी स्टेशन से, तो 1-2 स्टाफ निकल के बाहर खड़े हो जाते हैं गाड़ी को देखने के लिए। पता है क्यों, क्यों, मैनी टाइम्स रेल का पहिया चौक हो जाता है, जाम हो जाता है। अब वो जाम हो जाएगा तो पता मतलब क्या, वो रोटेट नहीं करेगा, वो इस तरह से स्लाइड करेगा, समझना। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे कर रहा है स्लाइड, अबे भैया रेल का इंजन खींच रहा है, उसको फोर्स लगा रहा है उस पर, तो वो खींचा चला जाता है बेटा। अब आप इंजीनियर हो बेटा, ये लोहे की पटरी है, ये भी लोहे का बना हुआ है, अब स्लाइडिंग हो रही है, तो इमेजिन करो कितना जबरदस्त फ्रिक्शन डेवलप होगा। पता है आपको, पहिया नीचे से फ्लैट हो जाता है, और इवन रेड हॉट हो जाता है। जी हाँ, लाल पड़ जाता है वो। तो इन्हीं सब चीजों को देखने के लिए बाहर स्टाफ बैठता है। पता है आपको ये बात, बाहर स्टाफ बैठता है। एक और चीज आपको चीज समझनी होगी, जैसे मालगाड़ी जा रही है, मालगाड़ी में तो समझ को 50-60 डिब्बे होते हैं, एक ड्राइवर है आगे और एक पीछे गार्ड है। इतने सारे डिब्बों को कौन नजर रखेगा भाई, ड्राइवर को थोड़ी दिख रहा है पीछे क्या हो रहा है, या गार्ड को थोड़ी दिख रहा है इन बिटवीन वाले डिब्बों में क्या हो रहा है। तो वो कौन नजर रखता है, बीच का स्टाफ, जो मतलब स्टेशन के बाहर बैठे रहते हैं, जो स्टेशन पे लोग होते हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। तो इन सब चीजों के लिए होता है मेरे दोस्तों, कंट्रोल रूम होता है, बहुत कुछ है यार रेलवे के ऊपर, पूरी जानकारी दे दूंगा आपको बाद में, लेकिन अभी चलो इधर आते हैं। ठीक है, तो बेटा क्लियर हुआ, दिस इज व्हाट, दिस इज द ट्रांसलेशन, दिस इज नॉट द रोटेशन। तो मतलब ये तो रोटेशन है ही नहीं किसी भी कीमत पे, केवल ट्रांसलेशन हो रहा है। ओके, तो इस ट्रांसलेशन में हो गया अल्टीमेटली यहां फ्रिक्शन डेवलप होगा, धीरे धीरे पहिया गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और एक टाइम के बाद घिस घिस के ये पहिया ऐसा ना होके कैसा दिखाई देगा, सामने देखना, ये पहिया कुछ इस तरह से दिखाई देगा। सी केयरफुली, ऐसा फ्लैट सा हो जाएगा ना, समथिंग लाइक दिस। क्लियर है ये बात। सो दिस इज द केस ऑफ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो यहां हम इसको डील नहीं करने वाले, स्लाइडिंग फ्रिक्शन।
दिस इज द केस ऑफ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके, छापो जरा फटाफट से। स्पीड ब्रेक लगाने से भी तो टायर स्लाइड होता है। एग्जैक्टली बेटा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। स्पीड में ब्रेक लगाने से बिल्कुल सही बात है। आपका पहिया स्लाइड हो जाता है, कई बार देखा होगा आपने, ब्रेक लगाया पहिया स्लाइड हो गया बाइक का आपकी का। ग्रेट बेटा, ग्रेट। अब इधर देखो बेटा फटाफट ध्यान से, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। ये वाला जो केस है इसमें ध्यान देना, इसमें मैं ये बोल रहा हूं, लिसन केयरफुली। इसमें इस वाले को देखते हैं पहले। इसमें क्या हो रहा है, पहिया रोल भी कर रहा है, घूम भी रहा है, यानी रोटेशन भी हो रहा है। ध्यान देंगे, रोटेशन, पहिया घूम भी रहा है प्लस स्लाइड भी कर रहा है, मतलब खिंच भी रहा है, मतलब खिंच भी रहा है, मतलब ट्रांसलेशन भी हो रहा है। ट्रांसलेशन, 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 ट्रांसलेशन। मुझे एक बात बताएगा कोई, सब लोग ध्यान देंगे, बहुत बड़ी चीज मैं पढ़ाने जा रहा हूं, लेट्स से मैं बोलता हूं कि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको एस बोल दिया मैंने, और इस पहिए ने, ध्यान देना, एक रोटेशन किया है, एक रोटेशन पूरा किया है, ध्यान देना, एक रोटेशन पूरा किया है प्लस स्लाइडिंग भी करी है, मतलब ट्रांसलेशन भी किया है। ध्यान देना मैं जो बोलने जा रहा हूं बेटा, एवरीवन सी केयरफुली। अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, लिसन केयरफुली। ये जो पहिया है ये घूम भी रहा है और प्लस भाग भी रहा है, दो काम हो रहे हैं इसमें। मतलब ये प्योरली घूम रहा, प्योरली घूमता तो फिर भागना बंद हो जाएगा, समझो, मतलब ये वाला केस बंद हो जाएगा, ट्रांसलेशन वाला। ये क्या कर रहा है, दोनों काम कर रहा है, ये घूम भी रहा है और ट्रांसलेशन भी कर रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब एक रोटेशन इसका पूरा होगा, जब ये एक रोटेशन पूरा कर लेगा, लेट्स से एक रोटेशन पूरा करके यहां पे आ गया, इमेजिन करते हैं, तो कैन एनीबडी इन दिस क्लास टेल मी ये डिस्टेंस क्या होगी, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस। एक और केस, एक केस ही हो गया, एक केस ही अलग, इसको लेते हैं। अब इस वाले केस को समझते हैं, इसको ले लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ। ये है प्योर रोलिंग, इसमें केवल और केवल रोटेशन है, केवल और केवल रोटेशन है, केवल और केवल रोटेशन है, नो ट्रांसलेशन। कोई इसमें दोनों चीजें थी, इसमें केवल और केवल रोटेशन है, नो ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन नहीं है, ट्रांसलेशन नहीं है, ट्रांसलेशन नहीं है, ट्रांसलेशन इसमें नहीं है, केवल रोटेशन है। अब ये बेटा क्या है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, लेट्स से एक रोटेशन पूरा करने के बाद यहां पे आ गया। कोई मुझे बताएगा कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, स्टार्टिंग से एंड पॉइंट तक की डिस्टेंस इस केस में कितनी होगी बेटा, जल्दी बताएं। इस वाले केस में डिस्टेंस कितनी होगी, इस वाले केस में डिस्टेंस कितनी होगी, इस वाले केस में दिस इज कॉल्ड द प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग का मतलब है बिल्कुल भी स्लाइडिंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी स्लाइडिंग मतलब पहिया अपनी जगह पे पूरी तरह से घूमना चाहिए, बिल्कुल भी स्लाइड नहीं करना चाहिए। इस वाले केस में डिस्टेंस पता कितनी होगी, दिस डिस्टेंस लेट्स से डी है, तो ये डिस्टेंस होगी बेटा इसकी पेरीमीटर के बराबर, दैट इज हाउ मच, 2 पाई आर। कोई दिक्कत, वेयर आर इज द रेडियस। समझना बेटा मेरी बात को ध्यान से, हाँ या ना। ट्रांजिट नहीं करेगा तो डिस्टेंस होगी बेटा, रुक जाओ 2 मिनट रुको, है ना। इस वाले केस में कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर, और इसमें कितनी हो जाएगी, एक रोटेशन पूरा करने में डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, 2 पाई आर, और प्लस स्लाइड भी कर रहा है, तो लेट्स इमेजिन वो स्लाइडिंग वाला अमाउंट एक्स है, कोई भी अमाउंट मान लेते हैं उसको, लेट्स इमेजिन दैट स्लाइडिंग अमाउंट इज एक्स। तो एक रोटेशन तो पूरा कर ही रहा है, संग की संग खिसक भी तो रहा है, समझो मेरी बात को। तो एक रोटेशन पूरा करने में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 2 पाई आर, हाँ या ना, प्लस खींचा भी जा रहा है इसको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, तो खींचने वाली डिस्टेंस भी तो ऐड होगी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 पाई आर प्लस सम अमाउंट, लेट्स से दैट अमाउंट इज एक्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। इस वाले केस में क्या होगा बेटा, इसमें केवल और केवल ट्रांसलेशन हो रहा है, तो ये पूरा प्योर स्लाइडिंग का केस है, तो इस केस में ये वाली वैल्यू नहीं होगी, इसमें केवल क्या होगी, एक्स की वैल्यू होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, मतलब एक्स का मतलब क्या है, यहां से लेके यहां तक आ गया मान लो, तो ये डिस्टेंस हो गई एक्स, बात खत्म। दिस इज व्हाट, सिंपली ट्रांसलेशन। यहां से यहां आ गया, खिसकता हुआ है, अगर रोल करता हुआ था तो फिर ये वाला केस बन जाता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो बेटा जो फर्स्ट वाला केस है दैट इज कॉल्ड द प्योर रोलिंग, ये है बोथ, इसमें रोटेशन भी हो रहा है, रोलिंग भी हो रही है, ट्रांसलेशन भी हो रहा है, और ये है प्योर ट्रांसलेशन। बात समझ में आ रही है। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं, लिसन केयरफुली, हम जो पढ़ने जा रहे हैं
वो क्या पढ़ने जा रहे हैं, मैंने क्या हेडिंग लगवाई है आपको, हेडिंग लगवाई है मैंने रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन के जो भी कॉन्सेप्ट लगेंगे वो केवल और केवल प्योर रोलिंग में लगेंगे, इन दोनों केसेस में नहीं लगेंगे। मतलब ये कि हम जो जो हम रोलिंग फ्रिक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो केवल केवल प्योर रोलिंग में लगेगा। ठीक है, छाप लो फटाफट। क्लियर है दोस्तों? सो प्योर रोलिंग में बिल्कुल भी ट्रांसलेशन नहीं होता, बॉडी परफेक्टली घूमती है अपने एक्सिस के अबाउट, देयर इज नो ट्रांसलेशन एट ऑल। ये इंटरमीडिएट केस है जिसमें दोनों काम हो रहे हैं, ये ट्रांजिशन कह सकते हो आप, यहां पर रोलिंग भी हो रही है और ट्रांसलेशन भी हो रहा है। दिस इज द प्योर ट्रांसलेशन। ओके, सो आई होप कि आपको ये तीन केस समझ में आ गए होंगे, करेक्ट? चलिए, ये याद रखेंगे, आगे न्यूमेरिकल सोल्व करने में बहुत काम आएगा। प्योर ट्रांसलेशन में बॉडी केवल 2πr चलती है, ठीक है। ट्रांसलेशन प्लस, सॉरी प्योर रोटेशन था, सॉरी प्योर रोटेशन, फिर रोटेशन और ट्रांसलेशन में बॉडी 2πr तो चलेगी प्लस एक्स अमाउंट भी चलेगी, और यहां पे केवल एक्स अमाउंट चलेगी। ओके, चलिए अब आगे लिखिए बेटा, हेडिंग डालो फटाफट से, कॉजेज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। कॉजेज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, causes of rolling friction। जैसा कि हमने स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में सीखा था, मैंने स्लाइडिंग फ्रिक्शन के केसेस आपको बताए थे बेटा, 90% केसेस में स्लाइडिंग फ्रिक्शन ही में पढ़ना है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ही ज्यादा एप्लीकेशन होती है, ठीक है। रोलिंग रेयर हो, मतलब कम होता है, बट होता है ना, होता तो ही। तो याद करो, मैंने आपको कुछ केसेस पढ़ाए थे, मतलब मैंने कुछ कॉजेस बताए थे आपको। एक तो वेल्डिंग वाला कॉज बताया था, याद है? और एक कॉज क्या बताया था मैंने आपको, मैकेनिकल कॉज, याद है? कौन से वाले फ्रिक्शन में, कौन से वाले फ्रिक्शन में, जब हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात कर रहे थे, या मैं बोलूं स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में हमने देखा था उस चीज को। अब हम बात करने जा रहे हैं रोलिंग फ्रिक्शन की। रोलिंग फ्रिक्शन क्यों आता है, तो लिखो सबसे पहला पॉइंट, नंबर 1, लिखिए सरफेस रफनेस। प्योर रोलिंग कर रही है तो 2πr कैसे, मजा आ गया, दिल खुश हो गया यार बेटा। इसलिए कहता हूं 8वीं 9वीं क्लास में ढंग से पढ़ लिया करो। ये पहिया है बेटा, ये रहा, ये पहिया है? मजा आ गया, दिल खुश कर दिया बेटा तुमने। ये पहिया है, ठीक है। ध्यान देना बेटा, पंकज इधर देखो फटाफट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ध्यान देना, ध्यान देना। अभी मैं ये मेरा एरिया ऑफ, मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, मुझे इस पॉइंट पे ध्यान देना है बस। अभी थीटा की वैल्यू है 0, मतलब क्योंकि बॉडी घूमी ही नहीं है। अब मैंने बोला कि मैंने उसको घुमाया, और लेट से थोड़ी देर घूमने के बाद ये बॉडी यहां पे आ गई, थोड़ा सा घूमने के बाद बॉडी यहां पे आ गई, और ये जो पॉइंट था ये पॉइंट यहां पे आ गया, इस जगह पे, समझना, यानी स्टार्टिंग हमने यहां से की थी, यहां तक आ गया ये, ठीक है। ध्यान देना, लेट से अब जो थीटा की वैल्यू है वो 0 नहीं है, थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। तो बॉडी ने कितना चल लिया, ये बॉडी कितना चल ली, ऑब्वियसली बात है, ये पॉइंट यहां से यहां खिसक के आ गया, तो कितना चली होगी बॉडी, इस लंबाई के बराबर चली होगी, हाँ या ना? कॉमन सेंस है। अरे भाई समझो, बॉडी ऐसे घूम रही है, तो जितना ये इधर गया उतनी बॉडी आगे चली गई। अब ऐसे कर करके एक टाइम आएगा, ध्यान देना, कि ये पहिया खिसक के यहां पे आ जाएगा, और हमारा ये वाला पॉइंट यहां आ जाएगा। एंगल कितना बना बेटा, पहले 0 था, फिर कुछ एंगल बना, अब एंगल कितना हो जाएगा? एंगल कैसे चल रहा, समझो ऐसे चल रहा है, पहले 0 था, फिर थीटा हुआ, फिर यहां पे 90 हुआ इस जगह पे, फिर 180 हो गया, ये एंगल कितना हो गया 180। तो इस बॉडी ने कितना मोशन कर लिया होगा, यहां एंगल हो गया थीटा इक्वल टू 180, तो कितना मोशन किया होगा, यहां से लेके यहां तक जो भी डिस्टेंस होगी उतना मोशन किया होगा। अब एक टाइम ऐसा भी आएगा, एक टाइम ऐसा ही आएगा कि पहिया यहां पहुंच जाएगा, और फिर से ये घूम के ये वाला पॉइंट जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, जो पहले यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, अब एक टाइम ऐसा आएगा कि वो यहां पे आ जाएगा। बेटा बॉडी कितना घूम गई, 360, कितना घूम गई, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई,
360, यानी कि 1 रोटेशन पूरा हो गया। 1 रोटेशन पूरा करने में आप यहां से लेके यहां तक चले कि नहीं चले? ये वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई आर। कितनी होती है बेटा? 2 पाई आर। ओके, ठीक है, चलो फटाफट चलो बेटा। कॉजेज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, द वेरी फर्स्ट इज सरफेस रफनेस। सरफेस रफनेस, सरफेस रफनेस की वजह से आता है फ्रिक्शन, जो हम ऑलरेडी जानते हैं, मैकेनिकल कॉज है ये। सरफेस रफनेस में एसपीडीज होती है, वी ऑल नो दैट। जब वो घूमना चाहेगा तब भी तो एसपीडी घुसी हुई रहेंगी उसके अंदर, तो फ्रिक्शन तो आएगा ही आएगा। नो डाउट इसका अमाउंट कम होगा। अरे गधे हो क्या? मजा आ गया यार, दिल खुश हो गया। ट्रांसलेशन होता है सीधी रेखा में चलना, सीधी रेखा में चलना। ये सीधी रेखा में चला कब है? ये तो इसका मूवमेंट है, रोटेशन की वजह से हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है। हवा बाजी मतलब फिर क्या मतलब? फिर मैं क्या मतलब? ये मजाक कर रहा था यहाँ पे? ये क्या कर रहा था मैं? ये मतलब फिर मैं ये करके आ रहा था, ये क्या था? ये मेरा ट्रांसलेशन होता सीधी रेखा में चलना, ये सीधी रेखा में चलना। घूमेगा नहीं फिर बॉडी, उसमें फिर बॉडी घूमेगी नहीं, क्या चलेगी? सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में। समझ रहा मेरी बात को? वो ट्रांसलेशन होता है बेटा। जब बॉडी घूम के जा रही है, ऑब्वियसली तो घूम गई तो भी कहीं कहीं ना कहीं जाएगी, तो अभी तो डिस्टेंस कवर करेगी, बट दैट डिस्टेंस को आप ट्रांसलेशन नहीं बोल सकते सर। भाई साहब समझ में आ रहा है? भाई साहब, पंकज भैया जी, है ना? उसको ये नहीं बोल सकते कि बॉडी ट्रांसलेशन करके गई है, रोटेशन करके गई है। क्लियर है? चलो बेटा आगे बढ़ू या नहीं बढ़ू? महाराज, प्रभु, शंकराचार्य, देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, कॉजेज ऑफ द रोलिंग फ्रिक्शन का सेकंड पॉइंट, माइक्रो स्लिपिंग। माइक्रो स्लिपिंग, माइक्रो स्लिपिंग, माइक्रो स्लिपिंग बिटवीन द सर्फेसेस। माइक्रो स्लिपिंग बिटवीन द सर्फेसेस, between the surfaces, micro slipping between the surfaces. Now what is the meaning of this? Listen carefully, ध्यान देंगे बेटा। अब मैं अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करने जा रहा हूं। दुनिया में कोई भी रोटेशन, ध्यान देंगे, दुनिया में कोई भी रोटेशन प्योर रोटेशन होता ही नहीं है। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे बोल रहे हो? जी हाँ, आप एज होल जब बॉडी को देख रहे हो, पूरी बॉडी को मैक्रो लेवल पे देख रहे हो, तो आपको दिखाई दे रहा है कि बॉडी चक्कर काटती हुई आगे जा रही है। लिसन केयरफुली, पूरी घूम रही है। जब वो घूमती है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ध्यान देंगे आप, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे माइक्रो लेवल पे जाके आप देखोगे तो स्लिपिंग हो रही होती है। क्या हो रही होती है? स्लिपिंग। आपको तो लग रहा है बॉडी घूम रही है मैक्रो लेवल पे, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आपको रेल का पहिया ऐसा लगेगा घूम रहा है, जब रेलगाड़ी के पहिए को देखो घूमता हो जा रहा है, बिल्कुल सही बात है, कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन माइक्रो लेवल पे सर्फेसेस में स्लाइडिंग होती है बेटा। क्या होती है? माइक्रो लेवल पे सर्फेसेस में स्लाइडिंग होती है। और वी ऑल नो जब स्लाइडिंग होगी तो फ्रिक्शन तो आएगा, हाँ या ना? वी ऑल नो जब स्लाइडिंग होगी तो, ध्यान से सुनो, इसका अमाउंट बहुत बड़ा नहीं होता, इसलिए कंसिडरेशन में नहीं लिया जाता, क्योंकि माइक्रो लेवल पे इतना बड़ा सरफेस नहीं। अगर मैं कंपेयर करूं इस वाले केस से, लिसन केयरफुली, अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो यहां पे बहुत बड़ा सरफेस है, यहां पे काफी बड़ा एरिया एक्ट कर रहा है, बट इन दैट केस एरिया इज वेरी स्मॉल, वेरी मिनिमल। दैट इज वाई उसका बहुत बड़ा रोल नहीं होता। दैट इसलिए आई एम सेइंग कि दुनिया में कोई भी प्योर रोलिंग होती नहीं है कायदे से देखा जाए तो, है ना? मैक्रो लेवल पे देख रहा है तो ठीक है, ओके, पहिया हमारा घूम रहा है, लेकिन माइक्रो लेवल पे जब मैं पॉइंट ऑफ सरफेस को देखूंगा, कॉन्टेक्ट को देखूंगा, तो देयर विल बी स्लाइडिंग। जब पहिया घूमता है तो देयर इज अ लिटिल स्लिपिंग। स्लिपिंग समझते ना, स्लिप होना, तो यहाँ पे स्लाइडिंग हो जाती है बेटा उस केस में। ठीक है, क्लियर है? तो उसकी वजह से भी क्या आता है? हमारा फ्रिक्शन आता है। छापो फटाफट। सो माइक्रो स्लिपिंग बिटवीन द सर्फेसेस, बिटवीन द सर्फेसेस। next and the important point again, deformation, deformation, deformation.
डिफॉर्मेशन एट कॉन्टैक्ट पॉइंट, डिफॉर्मेशन ऑफ surfaces, डिफॉर्मेशन ऑफ surfaces, डिफॉर्मेशन ऑफ surfaces एट कॉन्टैक्ट पॉइंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, ध्यान से सुनेंगे। आपने देखा होगा बेटा, कभी आपने पहिया देखा है, ट्रक का पहिया, ये रोड हो गया, ये रोड है, ये ट्रक का पहिया है, कभी देखा है चपटा हो जाता है नीचे से, चेक करना, कभी चेक किया नहीं किया लोड की वजह से बेटा। एक पॉइंट के अबाउट, यस, अब देखो इसमें दो तीन चीजें हैं। एक पॉइंट के अबाउट से मतलब क्या है तुम्हारा, अब मुझे बीच में टोका मत करो, जब मैं पूछूं डाउट पूछो तब पूछा करो, पहले इसको कंप्लीट कर देता हूं। जब लिसन केयरफुली, ये क्या बेटा, रोड। आप लोग डाउट बाद में पूछना बेटा, हवाबाजी ज्यादा करते हो तुम लोग। सी केयरफुली, आपने कभी ट्रक का पहिया देखा है? मान लो ट्रक का पहिया है तो आपने देखा होगा वो सर्कल होता है, सर्कुलर होता है, लेकिन कॉन्टैक्ट पॉइंट पे क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। देखा कभी आपने? चलो वो रबड़ का बना हुआ था, रबड़ डिफॉर्मेबल होती है तो दिखाई दे रहा है। अगर लोहे का होगा तो, लोहे का होगा तो रेलगाड़ी का पहिया ले लेते हैं या कोई और कोई वस्तु ले लेते हैं, तो वहां पे डिफॉर्मेशन नहीं होता, होता है माइक्रो लेवल पे होता है। तो देखने में पॉइंट कॉन्टैक्ट लग रहा है, बट वहां पे इलिप्टिकल कॉन्टैक्ट बनता है बेटा, वहां पे हमारे बॉडी डिफॉर्म हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे बॉडी हमारी डिफॉर्म हो जाएंगी तो क्या होगा, क्या होगा, कैसा कॉन्टैक्ट बनेगा बेटा, वहां पे हमारा जो कॉन्टैक्ट है वो एरिया उसका बड़ा हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द डिफॉर्मेशन। लोड है ना हर चीज के अंदर, इसका वेट होगा कुछ ना कुछ, वो वेट एक्ट करेगा, उस वेट की वजह से बॉडी क्या हो सकती है बेटा, डिफॉर्म हो सकती है। ठीक है, क्या हो सकती है, यहाँ पे डिफॉर्म हो सकती है, जिस वजह से क्या हो जाएगा बेटा, जिस वजह से यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट सरफेस है वो इलिप्टिकल शेप का बन जाता है। मतलब चिपक के अगर आप इसको देखेंगे कॉन्टेक्ट सरफेस को तो कुछ इस तरह से दिखाई देगी आपको ये। ओके, इलिप्टिकल कॉन्टेक्ट क्यों आया, क्यों आया, बिकॉज ऑफ द लोड, बॉडी के ऊपर लोड है, डिफॉर्म कर गई, बात खत्म, छाप लो फटाफट। बिल्कुल ठीक, लोडिंग की वजह से बेटा, यस। क्या बात है जतिन उपाध्याय, बिल्कुल ठीक बेटा। अब पूछो क्या डाउट था, कौन था? कहां गया डाउट? लेकिन वो स्लिपिंग एक ही पॉइंट के अबाउट होगी बेटा, आप ध्यान से सुनो, याद करो, याद करो, अरे याद करो। मैं कह रहा हूं मान लो ये बॉडी है, रेस्ट पे भी है, रेस्ट पे, समझना, इसको भी तो घूमने के लिए कुछ इनिशियल वो चाहिए होगा, मोमेंटम, बात समझ रहे हो, मतलब ये रोक, मान लो ये पॉइंट कांटेक्ट मेरा ऐसा बन गया, इलेप्टिकल बन गया, या मैं बोलता हूं, लिसन केयरफुली, कहां गया भैया, या मैं बोलता हूं कहां गया, रफनेस, सरफेस रफनेस है, समझना, सरफेस रफनेस है, एक दूसरे में घुसे पड़े हैं, तो ध्यान से सुनो, इनिशियली घुसे पड़े हैं ना, तो घूमने, जब वो घूमेगा, जब वो घूमेगा तो क्या होगा, जब वो घूमेगा तो उसको तोड़ना पड़ेगा ना आपको, तो फ्रिक्शन तो एग्जिस्ट करते ही रहेगा बेटा हमेशा। अब मान लो घूमते घूमते जा रहा है, मान लो, क्योंकि एक चीज और समझनी होगी, सरफेस कभी भी एक सी नहीं हो सकती यार। मान लो यहां से चल के यहां तक आया, सरफेस बहुत अच्छी मिली, मान लो थोड़ा आगे चल के सरफेस थोड़ी खराब मिल गई, तो वो ये तीन केस हमेशा हमेशा मेंटेन रहेंगे, हमेशा बने रहेंगे। माइंड प्लीज, माइक्रो स्लिपिंग होगी होगी, बात समझिए, सरफेस अब एकदम से आप एकदम से चेंज थोड़ी हो जाएगी, सरफेस की कंडीशन तो वैसे ही रहने वाली है, तो ये केस बने रहेंगे। आप ये कंफ्यूज हो रहे हो कि सर एक ही पॉइंट पे होगा कि नहीं, चलते चलते होता रहेगा वो कंटिन्यूएशन में, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, चलते चलते होता रहेगा, बोलो बेटा। और एक और चीज, यस, ये केस थोड़ा आप समझ सकते हो, कहां गया ये वाला, ये वाला केस, हाँ ये केस तब है जब मान लो बॉडी रुकी हुई है, उस केस में इसका ज्यादा वेटेज है ना, उस केस में इसका ज्यादा वेटेज है, बॉडी रुकी हुई है, ये रुकी हुई है इन केस, तब ये ज्यादा वेटेज रखेगा, अदरवाइज ये दो पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बच्चे का कंफ्यूजन ये है कि सर रोटेशन में तो एक ही पॉइंट पे होगा कि नहीं, सारे पॉइंट पे होगा, बात समझिए, क्या क्या पहिया चेंज थोड़ी जाएगा, सरफेस चेंज थोड़ी जाएगी, तो ये दोनों पॉइंट तो हमेशा वैलिड रहेंगे, सरफेस कांटेक्ट और माइक्रो स्लिपिंग। यस, ये वाला पॉइंट आप एक बार को इनिशियल पॉइंट पे देख, इनिशियल स्टेज पर देख सकते हो। आ रही बेटे बात समझ में? कौन बच्चा था? सर स्लाइडिंग हो रही है एक ही पॉइंट के अबाउट, तो ट्रांसलेशन थोड़ी हो रहा है, कैसी बात कर रहे हो यार, फिर वही बात, मैं क्या बोल रहा हूं, माइक्रो लेवल पे आपको दिखाई दे रहा है, वो आपको दिख रहा है पहिया घूम रहा है,
मैक्रो लेवल पे। माइक्रो लेवल पे वो स्लाइड करते हुए जा रहा है, देयर इज लिटिल स्लाइडिंग, उसका अमाउंट इतना बड़ा नहीं है जितना आप सोच रहे हो, समझो वो बहुत स्मॉल है। अगर उसको मैक्रो लेवल पे स्लाइडिंग होती तो क्या होता, सुनो ध्यान से, लिसन केयरफुली। अगर मैक्रो लेवल पे स्लाइडिंग होती, मैक्रो लेवल यानी बड़ी स्लाइड, बड़े अमाउंट में, तो ये केस बन जाता बेटा, कहां गया ये वाला, सॉरी दिस वन। तो फिर ये केस बन जाता कि बॉडी एक्स अमाउंट भी जा रही है और 2πr भी घूम रही है। यहां पे क्या हो रहा है, दुनिया में कोई प्योर रोलिंग नहीं है, तो 2πr तो हो रहा है प्लस एक्स अमाउंट भी हो रहा है। समझ नहीं होगी आपको बात, जो स्लिपिंग हो रही है ना यहाँ पे, माइक्रो स्लिपिंग, समझो वो भी। अब स्लिपिंग का मीनिंग क्या होता है, ये स्लिपी तो है, ये क्या है, स्लिपी तो है, ये क्या चीज है, ये स्लिपिंग ही तो है, समझिए, दिस द केस ऑफ द स्लिप, बॉडी स्लिप करती हुई जा रही है कि नहीं। तो यहां पे एक्स आ रहा है, स्लिप का मतलब क्या है, एक एक्स अमाउंट आना। तो मैं बोल रहा हूं कि प्योर रोलिंग दुनिया में कुछ है ही नहीं, माइक्रो लेवल पे एक्स भी आ रहा, बट ये एक्स कितना छोटा है, ये इतना छोटा है कि इसके रेस्पेक्ट में कोई मतलब ही नहीं बचा इसका, इसलिए कंसीडर नहीं करते, ये समझना है आपको। वो क्लियर, दुनिया में कोई प्योर रोलिंग नहीं होती बेटा, कोई पढ़ाया आपको बोल देना नहीं, गौरव सर ने बोला था, मैं बात कर लूंगा उससे, प्योर रोलिंग कोई होती नहीं है, माइक्रो लेवल पे स्लिपिंग इज देयर। बट ये जो एक्स अमाउंट यहां पे आ रहा है, स्लिपिंग का मीनिंग क्या है, ट्रांसलेशन, बॉडी का घिसटना, बॉडी का घिसटना, ठीक है। तो एक्स यहां पे भी आ रहा है, बट कितना आ रहा है, बहुत ही नेग्लिजिबल। क्लियर हुआ गुरदीप भाई? ठीक है बेटे, आगे बढ़े अब। शुड आई प्रोसीड अहेड? किसी को और कोई डाउट है इसमें, किसी भी तरीके का, रोलिंग फ्रिक्शन को लेके? रोलिंग फ्रिक्शन के दो मेजर मेजर कारण हैं, एक है सरफेस रफनेस, जो कि मैकेनिकल कॉज है, वी ऑल नो कि एसपीटी एक दूसरे में घुस जाती हैं। दूसरा कॉज है रोलिंग फ्रिक्शन का माइक्रो स्लिपिंग, माइक्रो लेवल पे स्लिप होती है, तो उससे हमारा जो एक्चुअल में वैल्यू आनी चाहिए वो नहीं आती है, बॉडी को विरोध मिलता है, मतलब विरोध इज व्हाट, विरोध इज अ फ्रिक्शन, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ग्रेट। अब हेडिंग डालेंगे बेटा फटाफट से, द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉज ऑफ फ्रिक्शन। प्लीज पुट डाउन हेडिंग, लॉज ऑफ फ्रिक्शन। लॉज ऑफ फ्रिक्शन, लॉज ऑफ फ्रिक्शन या कूलम्स लॉज ऑफ फ्रिक्शन, कूलम्स लॉज ऑफ फ्रिक्शन, या लॉज ऑफ ड्राई फ्रिक्शन, लॉज ऑफ ड्राई फ्रिक्शन। दोस्तों हम यहां पे जो फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं वो ड्राई स्टेट में पढ़ रहे हैं, माइंड इट प्लीज। यहां कुछ भी हमने कोई ऑयलिंग वॉइलिंग नहीं कर रखी, सरफेस पे कोई वाटर नहीं है, वी आर अज्यूमिंग कि हमारी जो बॉडी है वो कैसी है, हमारी जो बॉडी है वो ड्राई स्टेट में है, ठीक है। फ्रिक्शन के कारण कौन सी चीज मूव करती है यार पंकज, यार कौन से जमाने में जी रहे हो यार, क्या स्टेटमेंट दे रहे हो, फ्रिक्शन के कारण बॉडी मूव करती है? मजा आ गया यार सुन के, मतलब दिल खुश हो गया मेरा, है फ्रिक्शन के कारण बॉडी मूव करती है, क्यों भाई? अबे बॉडी तो एक्सल फोर्स के कारण मूव करती है, फ्रिक्शन तो विरोध करता है भाई, प्रभु कहां मतलब भांग वांग खा लिया लग रहा है। लॉज ऑफ फ्रिक्शन, कूलम लॉ ऑफ फ्रिक्शन, लॉज ऑफ ड्राई फ्रिक्शन, और लिखो लॉज ऑफ सॉलिड बॉडी फ्रिक्शन, लॉज ऑफ सॉलिड बॉडी फ्रिक्शन, लॉज ऑफ सॉलिड बॉडी फ्रिक्शन, लॉज ऑफ सॉलिड बॉडी फ्रिक्शन। सॉलिड बॉडी क्यों बोल रहा हूं बेटा मैं? फ्रिक्शन बेटा आपने देखा होगा लिक्विड में भी होता है, जिसको हम विस्कोसिटी बेसिकली बोलते हैं ना, तो वी आर नॉट डीलिंग दैट, हम सॉलिड बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन को डील कर रहे हैं, समझना होगा आपको, ठीक है, वो भी ड्राई स्टेट कंडीशन में। कूलम ने लॉ दिए थे इसलिए कूलम लॉ ऑफ फ्रिक्शन बोलते थे, या सिंपली लॉज ऑफ फ्रिक्शन, समझ गए? तो हम क्या पढ़ रहे हैं, लॉज ऑफ फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं, सॉलिड बॉडी वाले, लिक्विड नहीं होना चाहिए,
ओके, वो भी ड्राई कंडीशन में, और किसने दिए थे? कूलम ने दिए थे, दैट इज व्हाई उसको नाम दे दिया गया कूलम्स लॉज ऑफ फ्रिक्शन। ये कह सकते हैं कि बिना फ्रिक्शन के, यस एग्जैक्टली बेटा तरुण भाई। चलिए लिखिए फटाफट से, सबसे पहला लॉ लिखेंगे, पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे बेटा। पॉइंट नंबर वन लिखो इसमें, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स, force of friction always acts in the direction, force of friction always acts in the direction, opposite to that, force of friction always acts in the direction opposite to that in which body tends to move, opposite to that in which body tends to move, opposite to that in which body tends to move. Again I'm repeating, force of friction always acts in the direction opposite to that in which body tends to move, in which body tends to move. जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करना चाहती है, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करना चाहती है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है। किधर लगता है बेटा? ऑलवेज, ऑलवेज। अब बेटा कोई बंदा अगर ऑलवेज वर्ड यूज करता है ना, तो समझ लो उसने अपना करियर दांव पे लगा दिया है, खास करके टीचिंग फील्ड में। और मैं आज अपना करियर दांव पे लगाने जा रहा हूं, ठीक है? दोबारा सुन ले मैंने क्या बोला। मैंने बोला है कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो हमेशा बॉडी के मोशन की, जिस डायरेक्शन बॉडी मोशन करने वाली होती है या कर रही होती है, उसके अपोजिट, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है? हाँ कह सकते हो, कह सकते हो अनुराग, बिल्कुल ठीक, क्योंकि हम जो भी कुछ देख रहे हैं माइक्रो लेवल पे देख रहे हैं। परफेक्टली सेड, ठीक है? यार कैसी बातें कर रहे हो यार प्रभु, यार पंकज वगैरह क्या भांग वांग खा लियो बेटा? क्या क्या कर लियो? रेलगाड़ी का पहिया पे रोलिंग नहीं करता है? मान लो उसमें कोई जाम नहीं हुआ पहिया, तो और आगे नहीं जाता है क्या? क्या क्या हो गया? क्या तुम आगे क्यों नहीं जाएगा? कोई चीज घूम रही है तो आगे नहीं जाएगी, रोलिंग नहीं है वो। रोलिंग का मतलब अपने एक्सिस का बॉडी घूमना थोड़ी होता है प्रभु, कि केवल एक्सिस का बॉडी घूम रहा हूं, रोटेशन करती बॉडी है, कोई आगे नहीं जा सकती है वो। ये बच्चा इसलिए कंफ्यूज है कि रोलिंग कर रही हो अपनी जगह खड़ी रहेगी। अबे अपनी जगह खड़ी रहेगी फिर तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन बन गया। अबे कितना बड़ा मूर्ख आदमी है ये। इधर देखो, मूर्ख हो एक नंबर के तुम। मैं कह रहा हूं ये कोई सॉलिड, कोई रेल की पटरी इमेजिन करता, रेल की पटरी है ये, इमेजिन कर लो, ये फिक्स है। लेकिन ये कोई पहिया ले लिया मैंने, ये लो था पहिया। ये पहिया अपने एक्सिस पर घूमता रहेगा, ध्यान देना, अपने एक्सिस पर घूमता रहेगा, ना इधर जाएगा ना उधर, घूम जाए। तो ये कौन सा फ्रिक्शन बनेगा जरा बताना। मैं आपसे पूछ रहा हूं, चलो बताओ, यहां फ्रिक्शन आएगा अब? मैं कह रहा हूं ये आगे पीछे नहीं जाएगा कहीं पे, ये कहीं पे जाएगा ही नहीं, समझो मेरी बात को। अब ये कहीं जाएगा नहीं, ये वहीं कहीं घूम रहा है, मतलब अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है। एक मिनट, ऐसे ऐसे मत समझो इसको, इधर आओ, इधर आओ, दूसरे तरीके से समझाता हूं मैं। अभी आप बोलोगे सर मजा आ गया, ये बच्चा भांग खा लिया आज। इधर देखो सब लोग देखो, मैं कह रहा हूं ये कोई पहिया है, ये घूम रहा है, अपने एक्सिस पर घूम रहा है ऐसे करके। अब बेटा काम करना, क्या नाम है तुम्हारा? एक पहिया लेना है, कुछ मत करो, साइकिल का पहिया ले लेना है। साइकिल को अपने भैया से बोलना कि बेटा साइकिल को स्टैंड पे खड़ी कर दो, पहिया घुमा जरा, घुमा लेना उससे, और अपने हाथ जाके लगा देना उसमें, फ्रिक्शन दिख जाएगा बेटा आराम से। ऐसा फ्रिक्शन दिखेगा, मजा आ जाएगा, मतलब आंखें खुली खुली रह जाएंगी। और ज्यादा देखना, तो काम करना, भैया से बोलना मोटरसाइकिल स्टैंड पे लगा, मोटरसाइकिल स्टैंड पे लगा, और पीछे से गियर डाल, और ऐसा करके चला पीछे वाले पहिए को, और फिर उसमें अपना हाथ लगाना जाके, फ्रिक्शन ही फ्रिक्शन दिखेगा बेटा चारों तरफ। ऐसा दिखेगा कि सीधा हॉस्पिटल पहुंचोगे। ठीक है, आगे देखो अब एक मिनट। अब मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, सुनो। इसको कंफ्यूजन ये है कि ये कहना चाह रहा है कि आगे क्यों जा रहा है। सुनो बेटा मेरी बात, मैं तुम्हारी बात बड़ी कर रहा हूं। अब मैं कह रहा हूं ये आगे नहीं जा रहा, अपने अपने इस फिक्स एक्सिस, ये एक्सिस फिक्स है बेटा, दिस एक्सिस इज फिक्स, ये इसका एक्सिस है, ये इसका एक्सिस है, फिक्स्ड है, ये कहीं नहीं जा रहा, पहिया ऐसे से घूम रहा है। अब मान के चलो मैं नीचे से कोई चीज लेके आया, लेट्स से मैंने कोई सॉलिड सरफेस लेके आ रहा हूं, ध्यान देना, या मैं बोलता हूं मैं कोई ऐसा इमेजिन कर लेते हैं, मैं नीचे से कोई एक, ध्यान देना, ये कोई एक रेल की पटरी इमेजिन कर लो, या कोई भी एक कोई एक बार समझ लो, स्टील का बार है, रेक्टेंगुलर शेप का बार है,
मैं स्टील के बार को ऐसे ऊपर लेके आ रहा हूं और ये अपनी एन आरपीएम से घूम रहा है, इमेजिन करना एन आरपीएम से घूम रहा है, ठीक है, ये इसके आरपीएम। अब मैं इस बॉडी को इससे टच कराता हूं, ये लेफ्ट से मैंने टच करा दिया, कौन सा फ्रिक्शन है ये, कौन बताएगा मुझे? ये एक तरह से कौन सा फ्रिक्शन है? बॉडी इज रोटेटिंग, नो डाउट, रोलिंग कर रही है वो, बट बेटा जब आप यहां से नीचे से इस बॉडी को इस पर जब टच करा रहे होंगे ना, ध्यान से सुनना, पॉइंट कॉन्टैक्ट बनना, इसीलिए एक इंस्टेंट के लिए हम इसको रोलिंग फ्रिक्शन समझ सकते हैं, बट धीरे 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 इतना एरिया बड़ा हो जाएगा ना, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन की तरह, साइड एक तरह स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया ये। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो ये हो गया, ये समझो यहां पे भी फ्रिक्शन है, आप समझो यहां पे भी फ्रिक्शन है, अंतर समझो आप। मान के चलो मैं बहुत ज्यादा फोर्स नहीं लगा रहा हूं, बस मैं टच ही करा रहा हूं, तो 1 मिनट के लिए हम उसको रोलिंग समझ सकते हैं। लेकिन अगर मैं बहुत ज्यादा नीचे से फोर्स लगा दूंगा तो इतना ज्यादा फ्रिक्शन हो जाएगा कि पहिया धीरे 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 इतना ज्यादा तेजी से घिसेगा कि खराब हो जाएगा सारा कुछ। अब समझो ये भी फ्रिक्शन है, आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा है कि साहब ये पहिया आगे कैसे जा रहा है, आगे क्यों नहीं जा सकता भाई, आगे क्यों नहीं जा सकता, आगे क्यों नहीं जा सकता? एग्जैक्टली बेटा गुरुदीप भाई, है ना? तो ये एक केस, ये बच्चा इसी में कंफ्यूज था कि आगे क्यों जा रहा है, तो एक केस बेटा मैंने तुम्हारा मन रख लिया, ये फिक्स वाला केस बन गया, ठीक है, बट जनरली ऐसा नहीं होता है, ये धीरे धीरे चल के स्लाइडिंग फ्रिक्शन ही बन जाएगा ये, क्योंकि इतना ज्यादा फोर्स डेवलप करेगा ना, सरफेस उसकी जाम हो सकती है। अब रोलिंग क्यों है? अब रेलगाड़ी वाला एग्जांपल ले लो कि भैया रेल की पटरी ये रही और ये यहां से चल के यहां आ गया, तो क्यों नहीं आ सकता भाई, रेल को घूमता नहीं है, वहां पर भी फ्रिक्शन है। आई बेटा बात समझ में, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा पंकज? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है। चलो यार मैं इतनी बड़ी बात बताने जा रहा था, बीच में उंगली कर दी आप लोगों ने। चलो इधर देखो बराबर से, क्या है ये, क्या है ये? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या लिखवाया था मैंने, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट इन विच बॉडी टेंड्स टू मूव। जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करने वाली होती है या कर रही होती है, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगता है क्या, फ्रिक्शन फोर्स। कोई सा भी एग्जांपल उठा लो, तमाम एग्जांपल हमारे पास। लेट्स से ये बॉडी है, इस डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से जा रही है, तो जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके ठीक अपोजिट में क्या लगेगा, ठीक अपोजिट में क्या लगेगा, ठीक अपोजिट में क्या लगेगा, ठीक अपोजिट में लगेगा फ्रिक्शन। क्या ऐसा कोई एग्जांपल है कि जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही हो उसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगे? जल्दी बताओ, इज देयर एन एग्जांपल कि जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही हो उसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगे? एनीवन फ्रॉम द क्लास? आई वांट टू नो फ्रॉम योर साइड। मैंने ये लिखवाया है कि बॉडी जिस डायरेक्शन में मोशन कर रही होगी या टेंस टू मूव होगी, मतलब करने वाली होगी, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। नाउ आई एम आस्किंग, इज देयर एनी केस इन विच friction is acting in the same direction in which body is moving? Anyone from the class? क्या ऐसा कोई केस एग्जिस्ट करता है? इंक्लाइंड सरफेस कैसे भैया, है कुछ भी लो साहब, इंक्लाइंड सरफेस ये लो, ये रही इंक्लाइंड सरफेस, ये रही बॉडी, बॉडी इधर मोशन कर रही है, इधर इधर फ्रिक्शन लगेगा, इधर लगेगा, हमेशा लगेगा। नो सर, कोई भी एग्जांपल नहीं है। दैट्स ग्रेट। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं ऐसा एग्जांपल जिसके बाद भाइयों बहनों आप बोलेंगे कि गौरव सर चरण कहां है। सामने देखो, सामने देखो सब लोग, फटाफट से सामने देखो, ये रही बेटा सरफेस। लेट्स इमेजिन जमीन, जमीन, और ये रहे पंकज कुशवाहा जी, ये पंकज बेटा है, ठीक है, ये पंकज भाई है, ठीक। पंकज भाई इधर जाना चाहते हैं, ध्यान देंगे मजा आने वाला है। इधर पंकज भाई इधर जाना चाहते हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट, और इमेजिन करो चल रहे हैं ये, चल रहे हैं ये। आपको पता है जब इंसान चलता है तो जिस डायरेक्शन में वो चल रहा होता है उसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन होता है। पता आपको ये बात? पता है तो अच्छे होते, नहीं पता तो सुन लो आज। जी हाँ, इंसान जिस डायरेक्शन में चल रहा होता है, ध्यान से सुन लो बेटा, इंसान जिस डायरेक्शन में चल रहा होता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की डायरेक्शन भी ये है,
अब मेरे बच्चों ये तो फिर गौरव सर आपने गलत लिखवा दिया। अब ये भी आपने बोला कि ऑलवेज एक ही जिस डायरेक्शन में मोशन होगा उसके अपोजिट फ्रिक्शन लगेगा। अभी आप बोल रहे हो कि इस डायरेक्शन में मोशन है, इस डायरेक्शन में मोशन है, और आप बोल रहे हो सेम डायरेक्शन में फ्रिक्शन भी है। कैसे? आप तो पढ़ाने नहीं आता, आप तो गलत पढ़ा रहे हो फिर, हैं? बेटा सुनो 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 दुनिया के लोगों, सबसे बड़ा है मिस्टर गोगो, लिसन केयरफुली। आपने, मैंने याद करो, अगर आपने मेरे सोम के लेक्चर देखे बेटा, हमारे लिए सबसे जरूरी होता है हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट। हम देख किस चीज को, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। जब मैं गफूर भाई को एज होल देख रहा हूं, जब मैं गफूर भाई को पूरा का पूरा देख रहा हूं, तो वो मेरे लिए बॉडी है, तो वो मेरे लिए बॉडी है। ध्यान से सुनना, जब मैं गफूर भाई को पूरा पूरा देख रहा हूं तो वो मेरे लिए एक बॉडी है, ठीक है? गफूर भाई मेरे लिए एक बॉडी है। लेकिन जब मैं केवल इसके पैरों को देखूंगा, ध्यान देना, जब मैं एज अ बॉडी इसको इमेजिन कर रहा हूं तो ऑब्वियसली बात है कि पूरी की पूरी बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है और फ्रिक्शन भी इस डायरेक्शन में। बट जो मैंने स्टेटमेंट लिखवाया वो बिल्कुल ट्रू है सर। ध्यान देना, ध्यान देना, जब हम पैर उठाते हैं, जब हम पैर उठाते हैं, जब हम पैर उठाते चलने के लिए, ध्यान देना, चल के देखो अभी, अरे घर पे चल के देखो अभी, खड़े हो जाओ फटाफट से, फटाफट सब लोग खड़े हो जाओ, पैर चलाओ अपना। जब आप चलते हो तो बेटा आपका पैर पीछे की तरफ जाता है। किधर जाता है? आपका पैर पीछे की तरफ जाता है, चेक करो। अरे जब आप चलते हो तो आपका पैर पीछे की तरफ जाता है कि नहीं जाता? चेक करो जल्दी से अभी, पैर पीछे जाता है बेटा। अगर पैर पीछे जा रहा है तो पैर है उस टाइम पे बॉडी जो सर, क्योंकि फ्रिक्शन सरफेस का खेल है भैया, फ्रिक्शन सरफेस का खेल है। सरफेस कहां? ये रही, सरफेस का कांटेक्ट का खेल है, ठीक है? सरफेस कहां? ये रही। तो बेटा जब आप पैर उठाते हो चलने के लिए तो पीछे जा रहा होता है। किधर जा रहा होता है? पीछे। आप जरूर आगे जा रहे हो, पूरी बॉडी जरूर आगे जा रही है, बट एक्चुअल में बॉडी पीछे जा रही है। मतलब जो पैर वाला सरफेस वाला हिस्सा है वो पीछे जा रहा है। दैट इज वाई फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहां है? इधर। आया बेटा समझ में? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ? अरे बल जल्दी बताओ यार। तो इंटरव्यूअर कल पूछे कभी भी तो बता देना। एक और केस देखो, ये आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, ये आप लोग मुझे एनालिसिस करके कल बताएंगे। होमवर्क लिखो, होमवर्क। होमवर्क ये है कि जब आप साइकिल चलाते हो, बाईसाइकिल की बात कर रहा हूं बेटा, ठीक है? बाईसाइकिल की बात कर रहा हूं, ये बाईसाइकिल है, ठीक है? ये आपकी बाईसाइकिल हो गई। लेट्स इमेजिन ऐसे करके कुछ, ये सीट बना दिया, यहाँ पे हैंडल बन गया, ओके। ये पंकज भाई को बैठा दो यहाँ पे। आज का मतलब स्टूडेंट ऑफ द डे पंकज भाई आज के, तो आज पूरे लेक्चर में पंकज भाई की बात होगी, ठीक है? तो ये पंकज भाई पहले यहाँ आए फिर यहाँ पे आ गए। तो पंकज भैया आप पैडल मार रहे हो, ये पैडल है यहाँ पे, ठीक है? और आप इस डायरेक्शन में जा, व्हील नंबर 1 ये हो गया, व्हील नंबर 2। ध्यान से क्वेश्चन सुन लो। आप लोगों को बताना है कि व्हील पे फ्रिक्शन आ रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो किस डायरेक्शन में आ रहा होगा? मोशन की डायरेक्शन में या मोशन के अपोजिट? तो आपको आंसर इस तरह से बताना है कि व्हील नंबर 1 पे जो फ्रिक्शन होगा मोशन की डायरेक्शन में होगा या मोशन के अपोजिट होगा। सिमिलरली व्हील नंबर 2 पे जो फ्रिक्शन होगा मोशन के इधर होगा, मतलब मोशन की डायरेक्शन में होगा या मोशन के विपरीत होगा, ठीक है? ये आपको मुझे कल बताना है, ठीक है? ये आपका होमवर्क हो गया, और इवन यू कैन डिस्कस ऑन द ग्रुप, आप ग्रुप पे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है मेरे बच्चों? चलिए, तो आपका होमवर्क हो गया। क्या बात है चिराग भाई, खेल गया यार तुम, मजा आ गया, ठीक है? अरे सोच समझ के आंसर करना, इतना इजी क्वेश्चन नहीं है ये तरुण भाई, ठीक है? चलिए, तो ये था हमारा क्या, ये था हमारा रूल नंबर 1, ठीक है? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लॉज पढ़ रहे हैं, लॉज ऑफ फ्रिक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉ नंबर 2, सेकेंड लॉ लिखेंगे। टिल द लिमिटिंग वैल्यू इज रीच्ड, till the limiting value is reached, till the limiting value is reached, till the limiting value is reached, the magnitude of friction, till the limiting value is reached, the magnitude of friction is exactly equal to, till the limiting value of till the limiting value is reached, till the limiting value is reached, the magnitude of friction
is exactly equal to is exactly equal to the force which tends to move the body, which tends to move the body, which tends to move the body till the limiting value is reached. The magnitude of friction is exactly equal to the force which tends to move the body. तो ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे ही लिमिटिंग वैल्यू पर हम पहुंचते हैं तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन होता है, लिमिटिंग वैल्यू पता ना वर्ज पे पहुंच जाते हैं, बस मोशन होने वाला होता है, उस टाइम पे जो भी हम पी लगा रहे होते हैं वो जस्ट फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होता है. ओके, नेक्स्ट प्लीज थर्ड पॉइंट लिखेंगे. थर्ड पॉइंट लिखेंगे, लिखिए द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. एक बार रिपीट कर दो, कर देता हूं बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूं, पॉइंट नंबर 2 रिपीट कर रहा हूं. टिल द लिमिटिंग वैल्यू इज रीच्ड, till the limiting value is reached, the magnitude of friction is exactly equal to the force, is exactly equal to the force which tends to move the body, which tends to move the body. ये पॉइंट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा ना. थर्ड पॉइंट लिखेंगे अब, लिखिए the magnitude of limiting friction, the magnitude of limiting friction bears a constant ratio. Magnitude of limiting friction bears a constant ratio, bears a constant ratio. The magnitude of limiting friction bears a constant ratio. सेकेंड पार्ट में स्टैटिक फ्रिक्शन, हाँ ऑब्वियस सी बात है बेटा, बिल्कुल बिल्कुल स्टैटिक फ्रिक्शन की बात हो रही है चिराग, सेकंड पॉइंट में बिल्कुल ठीक. द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन bears a constant ratio to the normal force, to the normal force, bears a constant ratio to the normal force between two surfaces, between two surfaces of contact, between two surfaces of contact, and this ratio is called coefficient of friction. मैं रिपीट कर रहा हूं, the magnitude of limiting friction bears a constant ratio to the normal force between two surfaces of contact, and this ratio is called coefficient of friction. The magnitude of limiting friction bears a constant ratio to the normal force between two surfaces of contact, and this ratio is called coefficient of friction. Listen carefully. एक बच्चा पूछ रहा है bears का क्या मतलब होता है, मतलब कोई और ज्यादा ज्ञानी बच्चा है जिसको हिंदी अच्छे से आती हो, अनुराग वार्ष्णेय क्वेश्चन का आंसर कोई कर सकता है. मतलब रखना अपने पास, मतलब जो लिमिटिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो एक कांस्टेंट रेशियो रखता है, किसके साथ, नॉर्मल फोर्स के साथ, और उस रेशियो को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, तो समझिए क्या लिखवाया मैंने. बेटा याद रखना, सारा खेल ना सरफेसेस का है, ऑलवेज रिमेंबर. तो जब भी कोई दो सरफेसेस होंगी तो उनके बीच में, मैंने लिखवाया भी था, याद करो कि नॉर्मल फोर्स, सॉरी लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, बताया ना मैंने, एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, कुछ ऐसा लिखवाया था मैंने, याद करो. ठीक है, तो इधर आ जाओ बेटा फटाफट, वो क्यों होती है आज समझ में आ जाएगा आपके. तो सी केयरफुली, एक बॉडी ये सरफेस है, दूसरी बॉडी ये है, और सपोज मैं इस पर कोई पी फोर्स लगा रहा हूं, ठीक, तो व्हेन P इज 0 देयर इज नो फ्रिक्शन, व्हेन P इज 0 देयर इज नो फ्रिक्शन. जैसे मैं P लगाऊंगा तो फ्रिक्शन
मतलब रेजिस्टेंस फोर्स है वो आ जाएगा यहाँ पे। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बेटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग एफ बोलते हैं, जो हमने डिनोट किया था किससे, लिमिटिंग फ्रिक्शन से। याद है आप लोगों को, एफ इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब मेरे बच्चों ध्यान देना बहुत जरूरी बात पे, बहुत जबरदस्त बात पे। अब तक हमने बस इतना ही देखा था, अब तक मैंने कभी आपको कोई मास वास की बात ही नहीं करी थी। एक बच्चे ने मुझे बोला भी था कि दरअसल मास वास से क्या फर्क पड़ेगा। अब धीरे धीरे चीजें आएंगी बेटा, ठीक है। तो अब तक हम ये पिक्चर देखते हुए आ रहे हैं, यही मैंने अब तक डील किया। अब मैं दिखाने जा रहा हूं आगे की पिक्चर। तो बेटा ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी है, इसका कोई वेट होगा, कोई मास होगा, होगा ना। और जब ये सरफेस पे रखी जाएगी तो क्या ये बॉडी अपना फोर्स यानी कि अपना वेट इस नीचे वाली बॉडी पे यानी सरफेस पे लगा रही होगी, बिल्कुल लगा रही होगी। तो क्या ये सरफेस नीचे से कोई नॉर्मल फोर्स लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। दैट नॉर्मल फोर्स इज टर्म्ड एज एन, आज से हम इसको नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, नॉर्मल कॉन्टैक्ट, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। समटाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन। Why I am calling it as reaction? It is very obvious। इतने दिन सब लोग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं बेटा, इस बॉडी का वेट इस सरफेस के लिए एक्शन हो गया, तो इसने क्या लगा दी, रिएक्शन निकाल लगा दी। Why we are calling it as normal? Why we are calling it as normal? Always remember, जब भी कोई बॉडी दोनों टच में होंगी तो रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगी। कहां लगेगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। दैट इज वाई परपेंडिकुलर का दूसरा नाम शायद नॉर्मल होता है ना, इतनी तो अंग्रेजी जानते होंगे आप लोग। तो याद रखना हमेशा, जब भी कोई दो सरफेस बनेंगी तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। ओके, चापो यहां तक। तो जो लाइन मैंने लिखाई है वो ये लिखाई है कि जो हमारा ये वाला फ्रिक्शन फोर्स है, कौन सा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है एफ, इसका जो रेशियो होता है नॉर्मल फोर्स के साथ वो क्या होता है, कांस्टेंट। यही लिखा है, वो चेक कर लो। कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स बियर्स अ कांस्टेंट, कुछ इस तरह से लिखवा है ना, बियर्स अ कांस्टेंट रेशियो विद एन, ऐसे लिखवाया हुआ है। तो एफ अपॉन एन का जो रेशियो होगा दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। और नाउ बेटा ध्यान देंगे, यहां तक लिखो पहले, यहां लिख देता हूं मैं, इसको थोड़ा आगे अगर मूव करें तो बेटा एफ अपॉन एन इज इक्वल टू, आज से इस कांस्टेंट को हम डिनोट करेंगे किससे, म्यू से, ठीक है। दिस म्यू इज नथिंग बट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या है बेटा ये, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ऑलवेज रिमेंबर, ये किस पे डिपेंड करता है बेटा, सरफेसेस पे, ठीक है, सरफेसेस। अगर ये सरफेस कांस्टेंट बनी हुई है, मतलब मटेरियल चेंज नहीं कर रहे हो आप, सेम सरफेस चल रहा है, तो ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। जैसे आपने सरफेस चेंज कर दी, या तो ऊपर वाली या नीचे वाली, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि सरफेस के नेचर पे डिपेंड करेगा, ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलो डिटेल में इसको लिखवा दूंगा, अभी इतना लिख लो, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। चलो आगे आएंगे, सब कुछ आएगा आगे, डोंट वरी, भरोसा रखो, वन बाय वन चलेंगे। तो ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग बेटा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। छाप लो फटाफट। डन। चलिए, तो कितने पॉइंट हो गए बेटा हमारे, एक दो तीन हो गए थे, चौथा पॉइंट लिखेंगे फटाफट से। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द रफनेस ऑफ सरफेस। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द रफनेस ऑफ सरफेस। Force of friction depends upon the roughness of surface, roughness of surfaces, roughness of surfaces, roughness of surfaces। एक सरफेस नहीं, दोनों सरफेस,
ब्रैकेट में लिख लो कॉन्टैक्ट सरफेसेस, कॉन्टैक्ट सरफेसेस। एक सरफेस का खेल नहीं, दोनों सरफेस का खेल है बेटा, है ना। तो याद रखना फ्रिक्शन फोर्स रफनेस ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट which is very 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 important point। सारा खेल सारा नाटक इसी पॉइंट का है बेटा। लिखिए, दुनियादारी एक तरफ, पांचवा पॉइंट एक तरफ बेटा, लिखो फटाफट से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट, फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट, फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट। लिसन केयरफुली, तमाम बुक्स में तमाम जगह पे एक बात लिखी हुई है कि फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एपरेंट एरिया। कौन सा एरिया बेटा, कौन सा एरिया, एपरेंट एरिया। लिखिए, फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एपरेंट एरिया। फ्रिक्शन फोर्स बेटा एपरेंट एरिया पर डिपेंड नहीं करता। एपरेंट एरिया आपको याद होगा, मैंने लिखवाया था वेरी फर्स्ट लेक्चर में जब हमने फ्रिक्शन स्टार्ट किया था। एपरेंट एरिया क्या होता है, जब कोई दो बॉडी टच करती हैं तो हमें लगता है कि वो उसका पूरा होल सरफेस टच में नहीं, लेकिन कुछ ही पार्ट होता है जो टच में होता है, क्योंकि सरफेस रफनेस की वजह से पूरी की पूरी बॉडी टच नहीं कर पाती। इसी को हमने क्या नाम दिया था, एपरेंट एरिया कुछ नाम दिया था, याद आ रहा है, एपरेंट एरिया कुछ बोला था, याद आ रहा है। तो एपरेंट एरिया पे डिपेंड नहीं करता, ओके। और इवन अगर इन सिंपल बात करो तो एरिया पे डिपेंड नहीं करता, ओके। आप एपरेंट एरिया बोलेंगे जब भी इंटरव्यूअर पूछेगा तो, ओके। आप कभी एरिया मत बोलना, या सिंपली एरिया अगर ऑप्शन में आता तो टिक करना ही है, वो तो हमें ऑब्वियस सी बात है, बट आप एपरेंट वर्ड यूज करेंगे। अब सुनो कैसे, समझाता हूं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम है बेटा, बड़ा ही मजा आने वाला है इसमें आपको। कैसा है समझो जरा, अभी आप बोलोगे सर मजा आ गया, लिसन केयरफुली, इसको समझाने के मुझे एग्जांपल लेना पड़ेगा। दोस्तों, देखने में ऐसा लगता है जब हम किसी भी फ्रिक्शन वाली बात को करते हैं, लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली, सपोज ये कोई सरफेस है और ये कोई बॉडी है, ये कोई सरफेस है, ये कोई बॉडी है ना। अब ये हमारा हो गया एपरेंट एरिया। फोकस प्लीज सामने, अभी थोड़ी देर पहले कुछ लिखवाया था मैंने, क्या लिखवाया था, एफ अपॉन एन इज इक्वल टू म्यू। म्यू जब तक मटेरियल चेंज नहीं होगा तब तक म्यू कांस्टेंट रहेगा, ध्यान देना, ये बात थोड़ा समझनी होगी। अगर हम मटेरियल चेंज करें तो वैल्यू चेंज हो जाती है, वो आगे की बात है, बाद में बात करेंगे। जब तक कोई मटेरियल चेंज नहीं हो रहा तो म्यू सेम है हमारा। तो कैन आई से इससे मैं ये लिख सकता हूं, इससे मैं ये लिख सकता हूं कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। ध्यान दो बेटा जरा, मजा आने वाला है। फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बोल सकता हूं मैं। फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल फोर्स पर डिपेंड कर रहा है, एरिया का तो कोई टर्म ही नहीं है भाई। समझो, इस बात को भी समझो जरा, एरिया का तो टर्म ही नहीं है कुछ, सारा खेल तो नॉर्मल रिएक्शन का है इस तरह से देखें तो। लेकिन देखने में क्या लगता है समझो जरा, अगर हम बात करें कि अभी कितना एरिया टच हो रहा होगा, लेट्स से ये एक बॉडी है, तो दोस्तों आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि काफी बड़ा एक ये एरिया होगा जो टच कर रहा होगा आपस में, है ना। ध्यान देना, मजा आने वाला है, जरा थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, अच्छा पॉइंट है ये। अब एक दूसरा केस ले रहा हूं, एक दूसरा केस ले रहा हूं, मटेरियल सेम रख रहा हूं, इस वाली सरफेस का भी ऊपर वाली सरफेस का भी, लेकिन एरिया में चेंज करने जा रहा हूं, ध्यान देना जरा। एरिया में थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं, सी केयरफुली, एरिया में थोड़ा सा क्या कर दे रहा हूं, बड़ा कर दे रहा हूं। ये लो साहब, बॉडी को मैंने ऐसा कर दिया, तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अब एरिया और बड़ा हो जाएगा, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट और बड़ा हो जाएगा ना। तो बेटा जरा वापस आओ लौट के पिछले लेक्चर पे, अब आपको दिख रहा होगा कि एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट जो बनेगा वो और बड़ा बनेगा। हाँ या ना, देखो जरा, ये एरिया छोटा, एरिया बड़ा है,
अब बड़ा एरिया, बड़ा कांटेक्ट, बड़ी बड़ी बातें हैं, तो बड़ा फ्रिक्शन। क्यों भाई, फ्रिक्शन भी बढ़ गया अब तो। देखने में लगता है ऐसा, जनरली बच्चे सोचते भी अरे एरिया बड़ा तो फ्रिक्शन बड़ा। नो, डिपेंड ही नहीं करता। अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं डिटेल में जाके, ध्यान देंगे बेटा। याद करो, याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था एपरेंट एरिया कॉन्सेप्ट, और मैंने बताया था कि सरफेस पे क्या होती है, रफनेस होती है, इस तरह से होती है। तो अपर सरफेस की रफनेस और बॉटम सरफेस की रफनेस मान लो इस तरह से मीट कर रही है, इमेजिन कर लेते हैं, तो क्या होता है बेटा, यहाँ पे वेल्डिंग हो जाती है, पढ़ाया था मैंने। दैट इज व्हाट वी कॉल द एडेशन। एडेशन, एडेशन हो जाता है, बॉडी चिपकने लगती है, याद है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था। तो एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया, तो भैया एस्पिरिटीज की संख्या भी बढ़ जाएगी, मतलब ये पॉइंट भी बढ़ जाएंगे। यस और नो? भाई यहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कम बनेंगे, यहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ज्यादा बनेंगे। ध्यान से सुनिएगा, मजा आने वाला है। जो मैंने पढ़ाया था उसी बात को लेकर आ रहा हूं दोबारा में। भाई छोटा एरिया तो कम सरफेस टच में आएगी, कम पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट बनेंगे। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ही तो है, वेल्डेड पॉइंट मान लो इनको, तो कम वेल्डेड पॉइंट बनेंगे। अब इधर आओ, बड़ा एरिया, ज्यादा ज्यादा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बनेंगे। तो गौरव सर यहां तो ज्यादा फ्रिक्शन आना चाहिए, हाँ या ना? ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नहीं? जल्दी बताओ, एक सेकंड, बैटरी जा रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है बेटा, देखो प्रतीत हो रहा है कि नहीं? ऐसा अपियर हो रहा है ना कि भाई ये छोटा एरिया तो यहाँ पे कम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये बड़ा एरिया तो यहाँ पे ज्यादा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बनेंगे। मतलब एक और चीज समझो बेटा, आगे चल के डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको मैं। ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होते हैं ना, इनको मेटेलिक ब्रिज बोलते हैं। मान के चलो दोनों सरफेस मेटल की हैं, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, मेटेलिक ब्रिज। क्या बोलूंगा, मेटेलिक ब्रिज। ब्रिज वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं बेटा मैं ब्रिज वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं, लिसन केयरफुली। आपने नदी देखी, नदी, नदी जब बह रही होती है तो एक ये छोर होता है, ये छोर होता है, उन दोनों छोर को कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्रिज यूज करते हैं। यस और नो? ब्रिज का काम क्या होता है, गैप फिल करना, है ना, एक जगह एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जोड़ना। तो सिमिलरली ये जो पॉइंट है क्या है, ये ऊपर वाली बॉडी को नीचे वाली बॉडी से जोड़ रहे हैं, इसीलिए इसको ब्रिज बोला जाता है। ठीक है, अब मैंने मान लिया ये सरफेस भी मेटल की, ये सरफेस भी मेटल की है, इसलिए नाम दे दिया मेटेलिक ब्रिज। तो ये दोस्तों मेटेलिक ब्रिज हो गई। तो अब समझो, अगर एरिया कम है तो नंबर ऑफ एस्पिरिटीज कम होंगी, नंबर ऑफ एस्पिरिटीज कम होंगी तो मेटेलिक ब्रिज की संख्या कम होगी। यहां पर एरिया ज्यादा है तो भैया मेटेलिक ब्रिज की संख्या भी ज्यादा होगी, यानी वेल्डिंग ज्यादा होगी। वेल्डिंग ज्यादा होगी तो इसका मतलब यहां ज्यादा फ्रिक्शन आना चाहिए। यस और नो? हाँ या ना? समझ पा रहे हैं मैं कहां ले जा रहा हूं आपको? समझो, समझो। कोई पूछे कि भाई क्यों नहीं करता डिपेंड एरिया पर, तो वो समझाने जा रहा हूं आपको मैं। देखने में लगता है, हो सकता है जिसको नॉलेज ना हो वो घुमा भी दे रहे, यहां तो एरिया ज्यादा तो ज्यादा फ्रिक्शन डेवलप होगा, ज्यादा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेंगे, ज्यादा सरफेस टच करेगी। तो आप बोल दो हाँ बात तो सही है, लेकिन इसके पीछे की फिजिक्स समझो आप, लिसन केयरफुली। ऐसा अपीयर होता है कि एरिया ज्यादा है तो भैया वहां ज्यादा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेंगे, बिल्कुल ट्रू बात है। यहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज्यादा बनेंगे, मतलब इस वाले यहां देखें, यहां मेटेलिक ब्रिज की संख्या होगी कम, और सिमिलरली यहां पे मेटेलिक ब्रिज की संख्या क्या होगी, ज्यादा। ध्यान देना जरा, मजा आने वाला है। यहां पे मेटेलिक ब्रिजेस की संख्या होगी ज्यादा, मेटेलिक ब्रिजेस की संख्या होगी ज्यादा, बिल्कुल ट्रू है। लेकिन फिर भी फ्रिक्शन दोनों में सेम होगा, पता है क्यों? लिसन केयरफुली, इसका कारण पता क्या है? ध्यान देना। लेट्स इमेजिन ये जो बॉडी थी, इसका सरफेस एरिया मान लिया मैंने, लेट्स इमेजिन ये जो सरफेस एरिया है, लेट्स इमेजिन 100 mm स्क्वायर है या 100 मीटर स्क्वायर है, और मैंने मान लिया इसका सरफेस एरिया मान लो 500 mm स्क्वायर है या 500 मीटर स्क्वायर है। सरफेस एरिया इसका ज्यादा, इसका कम है। लेकिन मैंने एक चीज नहीं बताई भी आपको, वो ये कि जितना वेट इसका है, लेट्स इमेजिन इसका वेट है 1000। सिमिलरली इसका वेट भी कितना है, 1000। वेट चेंज नहीं करना है, वेट चेंज नहीं करना बेटा, फिर तो फ्रिक्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन तो एन पे डिपेंड करता है। एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। ध्यान देना जरा, ध्यान देना जरा। तो दोस्तों यहां से जो नॉर्मल रिएक्शन डेवलप होगी कितनी होगी, 1000 की। यहां से भी नॉर्मल रिएक्शन कितनी डेवलप होगी, 1000 की। ध्यान से सुनना पहली बात। तो मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे इस फॉर्मूले से तो दिख रहा है कि फ्रिक्शन एरिया पर डिपेंड नहीं कर रहा। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं डिटेल में, मैं समझाना चाहता हूं क्यों नहीं कर रहा, वो समझो आप। तो लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। जितना वेट इसका था उतना इसका भी है, यानी जितनी रिएक्शन यहां नहीं थी उतनी यहां भी, यानी फ्रिक्शन दोनों में सेम आना है। क्वेश्चन इज दैट क्यों आना है, तो उसका आंसर कर रहा हूं मैं। तो लिसन केयरफुली, यहां पे मेटेलिक ब्रिज कम है, वहां पे मेटेलिक ब्रिज ज्यादा है। ओके, अब बेटा ध्यान से सुनना। लेट्स इमेजिन मैंने मान लिया कि यहां पे जो मेटेलिक ब्रिज है वो 10 है, फॉर एग्जाम्पल। यहां पे मेटेलिक ब्रिज मान लिया 50 है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? अगर ये 100 मीटर स्क्वायर का एरिया 10 मेटेलिक ब्रिज बना रहा है, तो 500 का उससे 5 गुना ज्यादा बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा? जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ज्यादा बनाएगा तो कंफर्म है। अब मेरे बच्चों, मेरे पास टोटल वेट कितना है?
टोटल वेट कितना, ये तो रिएक्शन हो गई, वेट कितना है, ये वेट भी तो 1000 ही है ना। अब ध्यान देना, ये वेट अल्टीमेटली कर क्या रहा है, ये वेट अल्टीमेटली इन एस्पिरिटीज को दबा रहा है, हाँ या ना। तो बेटा ध्यान से सुनना, क्या सारा का सारा वेट इस वाले पॉइंट पे आ गया है, क्या सारा का सारा 1000 वेट इस वाले पॉइंट पे आ गया है, जी नहीं, सब पे जाएगा ना, इस पे भी जाएगा, कुछ 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 इस पे भी जाएगा, यानी कुल मिला के जो हमारे मेटलिक ब्रिज होंगे कितने, टोटल 10, तो 10 पे डिवाइड होगा वो वेट, यस और नो। अरे ऑब्वियस सी बात है, एक जगह थोड़ी जाएगा, वेट तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना सब जगह, तो पूरी की पूरी सरफेस में वेट लग रहा होगा, तो मैंने मान लिया सरफेस में केवल 10 मेटेलिक ब्रिजेस है, तो बेटा पर ब्रिज कितना वेट ट्रांसफर होगा, जल्दी बताना मुझे। 10 मेटेलिक ब्रिज है, टोटल वेट है मेरे पास 1000, तो 1000 को 10 से डिवाइड कर दूं, 10 से डिवाइड कर दूं, कितना है बेटा 100, यानी कि 100 न्यूटन का लोड पर ब्रिज पर ट्रांसफर हो रहा है, ये मतलब है इस बात का, 100 न्यूटन का लोड पर ब्रिज पर ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि टोटल लोड कितना है 1000, 10 ब्रिज बन रहे हैं, तो 10 ब्रिज एक पे कितना गया, फिर एक पे 100 गया ना, यानी इस पे 100 न्यूटन का लोड गया, इस पे 100 गया, इस पे 100 गया, इस पे 100 गया, इस तरह से चला गया। अब इधर आओ बेटा, यहां कितने मेटेलिक ब्रिज है, यहां है 50, लोड उतना ही है, लेकिन लोड तो 500 ही है, सॉरी लोड तो 1000 ही है, तो यहां कितना जाएगा बेटा, ध्यान देंगे जरा, 1000 को डिवाइड करो 50 से, कितना आंसर आया बेटा 20। यहां पर ब्रिज पे 100 का लोड है, यहां पर ब्रिज पे 20 का लोड है, ध्यान देना मजा आने वाला है, नंबर ऑफ ब्रिजेस 50 थे, लोड कितना गया 20 न्यूटन, फोकस करना जरा, मजा आने वाला है। अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, अब मुझे एक बात बताओ, जो मैंने वेल्डिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, कोल्ड वेल्डिंग, एडेसिव बेंडिंग, एडेशन जो हो जाता है, वो किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे। किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे। किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे। प्रेशर पे डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड, किस पे डिपेंड करती है, प्रेशर पे डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड, ध्यान देना मजा आने वाला है बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड। तो मेरे बच्चों ध्यान देना, मेरे बच्चों जरा ध्यान देना, यहां पे एक एक ब्रिज पे 100 का लोड है, तो नंबर ऑफ ब्रिज कम है लेकिन लोड ज्यादा, जिसकी वजह से प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होने की वजह से इसमें जो वेल्डिंग बनेगी उसकी स्ट्रेंथ कैसी होगी, ज्यादा होगी। इधर आ जाओ, अब इधर आ जाओ, इसमें क्या है बेटा, एक ब्रिज पे 20 का लोड है, तो नंबर ऑफ ब्रिज तो ज्यादा है, पर ब्रिज पे लोड की संख्या कम है, प्रेशर की वैल्यू कम है, इसीलिए यहां पे जो वेल्डिंग हो रही होगी वो कैसी हो रही होगी, वीक। तो नंबर, ध्यान दो, नंबर ऑफ ब्रिज ज्यादा लेकिन पर ब्रिज पे वेल्डिंग की स्ट्रेंथ कैसी है, कम है। तो क्या सीखा हमने, ध्यान दो, ध्यान दो, इसको बोल दो केस फर्स्ट, इसको बोल दो केस सेकंड। तो प्लीज फोकस सामने रहेगा सबका 2 मिनट के लिए और। तो बेटा ध्यान दो, नंबर ऑफ ब्रिज, नंबर ऑफ ब्रिज और स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड, प्लीज फोकस सामने, केस फर्स्ट केस सेकंड। तो यहां पे क्या है, नंबर ऑफ ब्रिज कम है लेकिन स्ट्रेंथ कैसी है, ज्यादा है। यहां पे क्या है, नंबर ऑफ ब्रिज ज्यादा है, स्ट्रेंथ कैसी है, कम है। पास समझ में आ रहा है, मतलब एक चीज बढ़ रही है, एक चीज घट रही है, एक चीज बढ़ रही है, एक चीज घट रही है। व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग, बात तो वही रही ना, समझ पा रहे क्या हो रहा है। एक चीज अगर मैंने नंबर ऑफ ब्रिज बढ़ा दिए लेकिन स्ट्रेंथ तो घटा दी, तो बात तो सेम ही रही ना। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा, यानी कि अगर ऐसा भी केस कोई बन जाता है जहां पे एरिया हमारा बड़ा हो जाए, कीपिंग द लोड सेम, तो फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती। क्यों, क्योंकि इस केस में देखने में लग रहा है कि नंबर ऑफ ब्रिज ज्यादा है, बट वो कैसे ब्रिजेस है, वीक ब्रिजेस है, वीक है वो, बात समझ में आ रही है, वीक ब्रिजेस है, क्योंकि हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, इसीलिए नंबर ऑफ ब्रिज तो बढ़ गए, जिससे मैं देखने में ऐसा लग रहा था कि ज्यादा ब्रिज है तो ज्यादा पकड़ बनेगी, पकड़ ज्यादा नहीं है, पकड़ कम है। क्यों है कम, क्योंकि वीक ब्रिजेस है वो, प्रेशर की वैल्यू कम है यहां पे पर ब्रिज पे प्रेशर की वैल्यू ज्यादा है, इसीलिए यहां पे जो बॉन्ड बनेगा वो ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। इसलिए बेटा दोनों केस कैसे हैं, दोनों केस सेम है, इसीलिए एरिया पे फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता। मजा आ गया नहीं आ गया, मजा आ गया नहीं आ गया, दुविधा से निकल गए ना, वेरी गुड। तो बस यही समझना बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो देखने में लग रहा है, देखने में ऐसा लग रहा है कि एरिया बढ़ गया तो ज्यादा 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 मतलब बॉन्ड बनेंगे, बॉन्ड ज्यादा बनने, बिल्कुल बनने, मैं कम मना करूं नहीं बनने, बनने, बट वीक बॉन्ड है। कैसे बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लेना, जाके जाओ, बड़ी 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 किताबें पढ़ना, एक में दिख जा तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। आप पूछो सर आपने कहां से पढ़ लिया, रिसर्च पेपर, रिसर्च पेपर पढ़ने पड़ते हैं बेटा इतने ज्ञान के लिए, बुक्स में नहीं है, ट्रस्ट में नहीं है।
कोई और एक आध बुक हो तो मुझे पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा अच्छी अच्छी बुक्स में। इसीलिए मैं जो पढ़ा रहा हूं बेटा उसको भगवान की वाणी मानो। क्या मानो? भगवान की वाणी, ठीक है? भगवान की वाणी मान के पढ़ो इसको। छाप लो फटाफट। फील हुआ? तो वो देखने में लग जरूर रहा है कि भैया मेटेलिक ब्रिज ज्यादा है, बट नहीं, वीक ब्रिजेस है वो, दैट इज वाई। तो यहां पर नंबर ऑफ ब्रिजेस कम थे फर्स्ट वाले केस में, बट स्ट्रॉन्ग थे। कैसे थे? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग थे। यहां पर लिख देता हूं, यहां पे स्ट्रॉन्ग थे। यहां पर नंबर ऑफ ब्रिज ज्यादा थे बट वीक थे, ठीक है? छाप लो फटाफट। क्या बात है बेटा, मजा आ गया। बस आप लोग ऐसे बोल देते हो ना, मेरा दिल खुश हो जाता है बेटा। और क्या ही है बेटा हमारे पास, हम गरीब लोग हैं यार, हम हैं। आप लोग बस मजा मजा बोल देते हो, इतने में दिल खुश हो जाता है मेरा बस। और हमारे पास है क्या, एक एजुकेटर के पास क्या होता है यार, बच्चों का प्यार होता है बेटा बस, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक की कहानी आपको दिलो दिमाग में घुस गई होगी एकदम, ठीक है? क्या बात है। चलो हेडिंग डालो फटाफट से, नेक्स्ट। इंपॉर्टेंट टर्म्स इन फ्रिक्शन थ्योरी, ठीक है? फ्रिक्शन की थ्योरी में यूज होने वाले इंपॉर्टेंट टर्म्स। यहां से बेटा और ज्यादा चीजें थोड़ी थोड़ी हम लोग न्यूमेरिकल की तरह अप्रोच करेंगे। हम यहां से आगे है ना, जो बेसिक था मैंने सब समझा दिया, वो मतलब डेप्थ मैंने आपको क्रिएट कर दी। इससे ज्यादा डेप्थ नहीं पढ़नी आपको कुछ भी। अब चलिए आगे लिखिए। अब इसमें पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज इन फ्रिक्शन थ्योरी। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, ए पॉइंट डाल के, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको पढ़ा था, तो मैंने क्या लिखवाया था? म्यू इज इक्वल टू, म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन एन, है ना? ऐसा कुछ लिखवाया था मैंने, म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन एन। वेर मैंने एफ की वैल्यू क्या लिखवाई थी? लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना? याद करो, एफ अपॉन एन लिखवाया था, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और ये क्या था बेटा? ये था हमारा नॉर्मल रिएक्शन, या यू कैन से नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लिख लो। सर फोर्थ रिपीट करना आई थिंक कुछ रह गया है। अबे यार ये सब मत किया करो। क्या रह गया है? फोर्थ पॉइंट मैंने लिखवाया था, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द रफनेस ऑफ सरफेस। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द रफनेस ऑफ सरफेसेस। ब्रैकेट में लिखवाया था कॉन्टेक्ट सरफेसेस, ब्रैकेट में लिखवाया था कॉन्टेक्ट सरफेसेस, ये रहा, ठीक है? चलिए अब मैं बात कर रहा हूं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की, जो मैंने ये लिखवाया अभी। अब थोड़ा इसको डिटेल में जानते हैं बेटा, सामने देखेंगे सब लोग, सी केयरफुली। कंडीशन लेते हैं रेस्ट की, कंडीशन ऑफ रेस्ट। थोड़ा सा मैं डिटेल में जा रहा हूं बेटा, ध्यान देना, थोड़ा मजा आने वाला है। कंडीशन ऑफ रेस्ट में लेने जा रहा हूं, प्लीज फोकस सामने रखेंगे। तो कंडीशन ऑफ रेस्ट में बेटा क्या होता है? बॉडी ये रही सरफेस, दोस्तों लेट्स से पी इज जीरो, पी की वैल्यू जीरो है, तो फ्रिक्शन हो गई नहीं। अब ध्यान देना, ध्यान देना, मजा आने वाला है। मैंने पी की वैल्यू बढ़ाई तो यहां पे फ्रिक्शन आने लगा, लेट्स से ये रहा, ओके? और ये जो फ्रिक्शन है
ये लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं है, ये कोई स्टैटिक फ्रिक्शन है, याद करो मैंने ये भी लिखवाया था आपको। मतलब हम वर्ष तक पहुंचे ही नहीं है, पी की वैल्यू भी इतनी बहुत कम है, बस जस्ट अप्लाई कर दिया फोर्स, इतना मैक्सिमम वैल्यू नहीं है ये, मतलब उतना सफिशिएंट फोर्स नहीं है ये कि लिमिटिंग तक पहुंच पाए, मतलब ये इसकी पी की वैल्यू एफ से कम है कुल मिला के, ऐसे समझो। तो बेटा ये इसको मैं एफ तो नहीं बोल सकता फ्रिक्शन फोर्स को, फिर ये क्या बनेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन बनेगा, हाँ या ना जल्दी बताओ, ये स्टैटिक फ्रिक्शन बनेगा नहीं बनेगा, लिखवाया था, पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था मैंने ये, यस और नो। याद है? सो दोस्तों लिसन केयरफुली, इस टाइम पे लिसन केयरफुली, इस टाइम पे सपोज म्यू मुझे डिफाइन करना है, म्यू, म्यू इज इक्वल टू, फोकस प्लीज सामने रखेंगे, एफ स्टैटिक और डिवाइडेड बाय एन, ओके, एफ स्टैटिक डिवाइडेड बाय एन, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, म्यू स्टैटिक, छापो यहां तक, म्यू स्टैटिक, म्यू स्टैटिक। अब क्या ये केस केवल ऐसे ही इसी केस में लगेगा, स्टैटिक में याद करो स्टैटिक कंडीशन कहां तक थी, मतलब कोई एक इंटरमीडिएट फोर्स भी हो सकता है कुछ जो आपको देगा, तो एन से डिवाइड कर देंगे, म्यू स्टैटिक बोला जाएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या स्टेट मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब स्टैटिक ही है, तो क्या स्टैटिक कंडीशन यहीं तक है या इक्वल टू भी है, इक्वल टू भी है ना, जल्दी बताओ यस और नो। सो एक केस और क्या बन जाएगा बेटा हमारा, ध्यान देंगे, म्यू स्टैटिक इज इक्वल टू एफ अपॉन एन, दोनों ही केस स्टैटिक के लिए वैलिड है, मतलब कुल मिला के म्यू स्टैटिक 90% केसेस में ये वाली कंडीशन देगा आपको, ओके, कुछ केसेस में वो बता देगा आपको, क्वेश्चन को देख के आपको समझना होगा, अदरवाइज आपको 90% केसेस में इस तरह से यूज करना होगा, दोनों ही केस स्टैटिक के लिए वैलिड है, बिकॉज पी की वैल्यू एफ से कम है या एफ के बराबर है, तो ये है कम वैल्यू के लिए, जो भी वैल्यू आपको दे रखी हो लगा देना आप, या फिर डायरेक्टली वो बोले कि वर्ज पे आ चुके हैं हम लोग की, मतलब जस्ट अबाउट टू मूव है, तो फिर तो हमें पता ही है कि एफ अपॉन एम करना ही है हमें, क्लियर है। बाकी न्यूमेरिकल आते जाएंगे तो आपको समझाता जाऊंगा, ये वैल्यू वेरिएबल है याद रखना, ये किसी एक फिक्स्ड वैल्यू के लिए होगा, क्योंकि जैसे जैसे पी बढ़ता जाएगा, ध्यान देना, जैसे जैसे पी बढ़ता जाएगा नॉर्मल रिएक्शन तो चेंज नहीं होगी, ध्यान देना, नॉर्मल रिएक्शन तो चेंज नहीं होगी, ओके, तो जैसे जैसे पी बढ़ता जाएगा ये एफ स्टैटिक चेंज होता जाएगा, तो उस हिसाब से म्यू स्टैटिक की वैल्यू वेरिएबल होती है, ये मेन मेजर पॉइंट है यहां पे, म्यू स्टैटिक की वैल्यू वेरिएबल है जब ये स्टैटिक आप ले रहे हो तो, और अदरवाइज यहां पे पहुंच जाएगा तो एफ तो मैक्सिमम वैल्यू है, एफ तो मैक्सिमम वैल्यू है, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकती है, मैंने बताया भी था याद करो, एफ इज द फिक्स्ड वैल्यू, तो उस केस में ये कांस्टेंट होगा, ये अंतर समझना है आपको, बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं ये मैं, दिस द कांस्टेंट वैल्यू, जब आप एफ ले रहे हो तो दिस कांस्टेंट है, दोनों स्टैटिक ही। अब ये वैल्यू आप भी जानते हो कि जैसे तो पी बढ़ेगा, जैसे तो पी बढ़ेगा तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी बेटा, एफ स्टैटिक की वैल्यू चेंज हो जाएगी, जानते हो ना ये वाली वैल्यू, बात जानते हो ना नहीं जानते हो, इसलिए ये वाली जो म्यू की वैल्यू है किसी भी इंटरमीडिएट फ्रिक्शन पे वो दी जाएगी आपको एग्जाम में, मतलब इस पर डिफरेंट क्वेश्चन बनते हैं, माइंडेड प्लीज, वो बता देगा आपको कि किस वैल्यू पे क्या चीज है, ओके, तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ पी, क्योंकि जैसे जैसे पी बढ़ता है वैसे वैसे एफ स्टैटिक बढ़ता है, वी नो दैट, जैसे हम बिल्कुल मैक्सिमम वैल्यू पहुंच जाते हैं, ये रहा एफ, वी ऑल नो दिस द मैक्सिमम वैल्यू, वी ऑल नो दिस द मैक्सिमम वैल्यू, इससे ज्यादा चेंज, इससे ज्यादा होता ही नहीं है कुछ भी, तो ये क्योंकि ये फिक्स्ड वैल्यू है तो ये वाली वैल्यू कांस्टेंट होगी, इतना याद रखना आपको, ठीक है, ये बस याद रखना भी फिलहाल, बाकी न्यूमेरिकल में जब काम आएगा तो बताऊंगा आपको मैं, ठीक है, वेयर एफ इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। ये कोई इंटरमीडिएट वैल्यू है यहां पे, ठीक है, ओके, छाप लो। प्रसन्नजीत बेटा रिवीजन करके आया करो, लिसन केयरफुली, याद करो, जैसे पी बढ़ेगा वैसे स्टैटिक बढ़ेगा ना,
तो इंटरमीडिएट कोई वैल्यू है, मतलब ये न्यूमेरिकल सोल्व करने में काम आएगी, इतना लिख लो बस। बाकी ये वैल्यू एफ तो फिक्स होती है, कोई मैंने बताओ, मैंने कई बार पढ़ाया आपको कि सरफेस पर डिपेंड करता है, एक दो फिक्स सरफेसेस के लिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फिक्स होता है, इसीलिए म्यू स्टैटिक हमेशा फिक्स होगा, इसीलिए उसको कांस्टेंट बोलते हैं। बट ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, ये डिपेंड करेगा हमारे एफ स्टैटिक पे, तो ये एक्चुअली न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएगा आगे चल के। ओके, इतना बेटा मैंने बोला, कुछ भी नहीं बोला मैंने, छाप लो फटाफट। और बाकी एक चीज और याद रखना, 90% केसेस में हम ये यूज करेंगे, न्यूमेरिकल जो आएंगे इसी केस पे आएंगे, ठीक है, परेशान नहीं होना किसी भी बात के लिए। डन। चलो अब देखो आगे की कहानी, एक काम करो, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, कुछ लिखाने जा रहा हूं बेटा मैं, बहुत बड़ी चीज, इक्वेशन नंबर 1। तो ये थी कंडीशन ऑफ रेस्ट, अब हम बात करेंगे कंडीशन ऑफ मोशन। कंडीशन ऑफ मोशन की जब मैं बात करूंगा तो बेटा क्या होगा, लिसन केयरफुली, पी को ज्यादा होना पड़ेगा किससे, लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ से, यानी मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन से पी को ज्यादा होना पड़ेगा, तभी हमारी कंडीशन ऑफ मोशन आएगी। तो क्या उस टाइम पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा, याद करो, याद करो डायग्राम, याद करो डायग्राम ये वाला, याद करो ये वाला डायग्राम, लिखो नोट्स पलटो अपने, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जिसको हम एफ बोलते हैं, और ये क्या है, ये है फ्रिक्शन डायनामिक, और ये इंटरमीडिएट वैल्यूज क्या है, ये वाली, ये कौन सी वैल्यू है, ये कोई भी एफ स्टैटिक है, याद है कि नहीं याद है, जल्दी बताओ। तो बस ठीक है, तो कुल मिला के एक कंडीशन ये भी बनती है इंटरमीडिएट वाली, एक मैक्सिमम बन गई और बाकी की डायनामिक बन गई, डायनामिक में तो कांस्टेंट होता है, इसीलिए मैंने लिखवाया था, देखो ये रहा, कहां गया भैया, ये रहा कि ये वेरिएबल वैल्यू है, ये डिपेंड करेगा, ये फिक्स वैल्यू है, और सेम डायनामिक भी हमारी कैसी वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है। ओके, अब सुनो मैं क्या समझाने जा रहा हूं, जैसे हम डायनामिक कंडीशन में आए, कंडीशन ऑफ मोशन में आए, पी की वैल्यू एफ से ज्यादा होनी चाहिए, तो क्या फ्रिक्शन नहीं होगा, बिल्कुल होगा। उस फ्रिक्शन को क्या नाम दूंगा बेटा मैं, उस फ्रिक्शन को क्या नाम दूंगा मैं, एफ डायनामिक, यस और नो, उसको एफ डायनामिक बोलूंगा, बोलूंगा एफ डायनामिक। अब एफ डायनामिक डिवाइडेड बाय एन, ये भी तो एक रेशियो है, एफ डायनामिक डिवाइडेड बाय एन, ये भी क्या कहलाएगा, ये भी कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, बट कैसा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ध्यान देंगे, म्यू डायनामिक, इसको हम क्या बोलेंगे, म्यू डायनामिक, ये भी कोफिशिएंट फ्रिक्शन है बट कैसा है ये, म्यू डायनामिक। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, गलती मत करना, डोंट गेट कंफ्यूज विद, ये इंटरमीडिएट वैल्यूज है, ये ऐसे क्वेश्चन बनते, साइड कर दो, हमारा खेल ज्यादातर इन दो केसेस पे होगा। ओके, ज्यादातर इन दो केसेस पे होगा, यानी हम मैक्सिमम वैल्यू पे काम करेंगे और फिर कोई डायनामिक वैल्यू पे काम करेंगे, दैट्स इट। ये भी केस बनेंगे, एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, डोंट वरी, बट आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब स्टैटिक में देखो, खुद ही फील करो, इधर आओ, रटो मत, कहां गया भैया हमारा डायग्राम, हमारा डायग्राम ये रहा, अब यहां से लेके यहां तक स्टैटिक रीजन है कि नहीं, ये पूरा ये वाला रीजन, तो इसमें कितने सारे फ्रिक्शन फोर्स बनेंगे, तो मैं क्या बोल रहा हूं, वेरिएबल वैल्यू है ये वैल्यू हमारी फिक्स वैल्यू होती है, मैंने बताया था, जिस तरह से यील्ड पॉइंट फिक्स होता है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के अंदर, उसी तरह से ये पॉइंट फिक्स होता है। ओके, अब उसके बाद डायनामिक वाला फ्रिक्शन फोर्स भी फिक्स होता है, पढ़ चुके हैं हम लोग ऑलरेडी, याद करो, तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये केवल वेरिएबल है, तो अगर ये चीज वेरिएबल है तो उसका म्यू भी तो वेरी करता जाएगा, इसलिए इसलिए बहुत कम ये वाला केस हम यूज करेंगे, ये दोनों केस यूज होंगे, दैट्स इट, कुछ सोचना ही नहीं है, एक मैक्सिमम वैल्यू पे, यानी कि जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, और एक डायनामिक कंडीशन में, खत्म। यानी अभी के लिए फिलहाल इतना समझो कि हमारे पास दो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, एक है म्यू स्टैटिक जिसको हम एफ अपॉन एन बोलते हैं, एक है म्यू डायनामिक जिसको हम एफ डायनामिक अपॉन एन बोलते हैं, दैट्स इट। बाकी ये जब यूज होगा तब मैं करा दूंगा, मत कंफ्यूज हो, हवाबाजी, छापो फटाफट। डन। तो ये थी इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। बेटा दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 को डिवाइड करो इक्वेशन 2 से, तो ध्यान देंगे बेटा,
म्यू स्टैटिक डिवाइडेड बाय म्यू डायनामिक। चेक करना बेटा जरा ध्यान से, है ना। म्यू डायनामिक इज इक्वल टू, ये क्या आएगा बेटा, ये आएगा कैपिटल एफ अपॉन एन, और ये वाला क्या आएगा वैल्यू, ये आएगा एफ डायनामिक डिवाइडेड बाय एन। एन से एन तो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया बेटा, ये आ गया एफ डिवाइडेड बाय एफ डायनामिक। वी ऑल नो कि एफ बड़ा होता है, एफ डायनेमिक छोटा होता है। एफ बड़ा होता है, ये छोटा होता है, यानी कि ये जो रेशियो आएगा ये क्या आएगा, ग्रेटर देन वन आएगा। यस और नो आएगा कि नहीं आएगा। तो क्या प्रूव हो गया बेटा यहां से, म्यू स्टैटिक इज ग्रेटर देन म्यू डायनामिक। कई बार ये पूछा गया है कि जो डायनामिक फ्रिक्शन होता है वो कॉफी डायनामिक फ्रिक्शन छोटा होता है। मतलब ये कई बार क्वेश्चंस में पूछा गया है ना, कि सेलेक्ट वन ऑप्शन कि म्यू डायनामिक में और म्यू स्टैटिक में क्या रिलेशन है, तो छाप लो फटाफट, खत्म। coefficient of static friction is greater than the coefficient of dynamic friction. You can prove from here if someone is asked to you. डन, ग्रेट। याद रखना बेटा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएगा सारा कुछ। चलिए आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। तो हम डील कर रहे हैं कुछ टर्म्स जो फ्रिक्शन थ्योरी में यूज होते हैं, जिसमें हमने डील कर लिया कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सेकंड पॉइंट यानी कि बी पॉइंट लिखेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। समटाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रिक्शन एंगल। कौन सा एंगल बेटा, फ्रिक्शन एंगल बीटा। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बीटा से, ठीक है, बीटा से। तो ये क्या होता है भैया, वेरी इजी। सपोज कोई बॉडी है हमारे पास, जो किसी एक दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड कर रही है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। यहां पे आपने पी फोर्स लगाया, यहां पे फ्रिक्शन डेवलप हुआ, ठीक है, लेट से एफ, और यहां से क्या आई बेटा, नॉर्मल रिएक्शन डेवलप हुई है रही एन। तो बेटा ध्यान दें, वी हैव टू वेक्टर्स, ठीक है, ध्यान देंगे। एक वेक्टर एन हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, ध्यान देना। अभी इसको मैं स्टैटिक ले लेता हूं, ठीक है, मतलब कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप, इट्स योर चॉइस, ठीक है। एफ एस बोल देता हूं, ठीक है। तो एक वेक्टर ए एक वेक्टर बी, ध्यान दो, वेक्टर ए वेक्टर बी, इनका रिजल्टेंट कैसे जाएगा, ट्राइंगल लॉ के थ्रू इधर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर आर। सो दोस्तों, रिजल्टेंट फोर्स और नॉर्मल फोर्स के बीच में जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं फ्रिक्शन एंगल बीटा, ठीक है, ठीक है तरुण, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्रिक्शन एंगल बीटा, छापो फटाफट। क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन एंगल बीटा, ठीक है। सो कैसे निकालेंगे इस बीटा को, टेन बीटा इक्वल टू, ध्यान दें, ट्राइंगल बन गया ये आपको निकालना है, तो दिस अपॉन दिस, यानी कि एफ एस अपॉन एन। इस तरह से आप बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। छाप लो फटाफट। डन नाउ,
सी एवरीवन, अभी ये कोई इंटरमीडिएट वैल्यू थी, याद करो मैंने अब सारे नोटेशन लिखा रहे हैं आपको। एफ एस जब भी मैं बोल दूं मतलब वो लिमिटिंग वैल्यू तक पहुंचा नहीं है, कोई इंटरमीडिएट फ्रिक्शन है वो। अब जैसे जैसे मैं पी बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, है ना, ध्यान देना। और एक टाइम ऐसा आएगा कि हम ऑन द वर्ज पहुंच जाएंगे। कौन सी वर्ज पे पहुंच जाएंगे हम बिल्कुल मोशन करने वाले होंगे। और उस केस में ये एफ की वैल्यू क्या होती है बेटा, जल्दी बता दो। उस केस में एफ की वैल्यू को बोलते हैं हम लिमिटिंग फ्रिक्शन। यस और नो तो ध्यान दें सब लोग फटाफट से स्क्रीन पे। सी केयरफुली, सी केयरफुली। अभी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू इतनी थी, अब मैं बोल रहा हूं कि मुझे लिमिटिंग वैल्यू तक पहुंचना है, तो ऑब्वियसली बात है ये वाला वेक्टर बड़ा हो जाएगा, हाँ या ना। नॉर्मल फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि वो तो वेट पर डिपेंड करता है। तो बेटा क्या हुआ, ये वेक्टर के बड़े होने से हमारा रिजल्टेंट भी चेंज हो जाएगा। हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा ये। समझ पा रहे हैं क्या बोला है मैंने। पहले कोई इंटरमीडिएट फ्रिक्शन था, कोई एक स्टैटिक वैल्यू थी, कोई एफ स्टैटिक था। मैं बोल रहा हूं मैं मैक्सिमम वैल्यू लेना चाहता हूं, यानी कि मैं एफ तक जाना चाहता हूं। दैट इज अ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो क्या हमारा वेक्टर बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल बड़ा हो जाएगा। अगर ये बड़ा हो गया तो रिजल्टेंट भी तो बड़ा हो जाएगा। अब रिजल्टेंट बड़ा होगा तो ऑब्वियसली बात है बेटा डायरेक्शन भी उसकी चेंज हो जाएगी। तो ये अब ये जो एंगल अब बनेगा, अगेन ये फ्रिक्शन एंगल है, बट इसका नाम क्या हो जाएगा इस बार इसको बोलूंगा मैं बीटा डैश। माइंड इट प्लीज। इस बार इस एंगल का नाम है बीटा डैश, विच इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन एंगल। क्या बोलेंगे इसको हम, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंगल। लिमिटिंग फ्रिक्शन एंगल छापो फटाफट। Now this beta is the limiting friction angle, or if you want to calculate the limiting friction angle, then you have to apply this formula, that is tan beta dash equal to F upon N. इस बार लगेगा F upon N, छाप लो फटाफट। लिमिटिंग फ्रिक्शन एंगल बीटा डैश। क्या आपको एक चीज दिखाई दे रही है, जैसे जैसे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ रहा है वैसे वैसे बीटा की वैल्यू बढ़ रही है, दिख रहा है। तो इस पॉइंट को भी कहीं पर लिख लो साइड में, नोट इट डाउन फर्स्ट। जैसे जैसे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता है, जैसे जैसे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता है वैसे वैसे बीटा बढ़ता है। इसको थोड़ा सा को रिलेट करें एक और चीज से, जरा ध्यान दें बेटा सारे लोग। एफ अपॉन एन, एफ अपॉन एन, एफ अपॉन एन, एफ अपॉन एन क्या था, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ रहा बेटा याद, आ रहा बेटा याद। यानी कि जैसे जैसे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ा बीटा बढ़ा, या उसको दूसरी नजर से सोचे तो ऐसा पता है क्यों हुआ है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ा है। समझना होगा आपको ये चीज, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ा गया है बेटा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या बढ़ गया है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा है, आया कुछ समझ में क्या बता रहा हूं मैं। ये फोर्स बढ़ा ना, तो क्यों बढ़ा, नॉर्मल रिएक्शन तो सेम है भाई, है ऐसे कैसे बढ़ गया, समझो, याद करो, लिखवाया था मैंने कि जैसे जैसे एफ बढ़ता है फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता है, तो याद करो मैंने बताया था इंटरमीडिएट वैल्यू पे ये चीज चेंज होती है। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था मैं, कहां गया, ये रहा म्यू स्टैटिक, इंटरमीडिएट वैल्यूज पे चेंज होता जाएगा। तो क्यों बढ़ा वो, क्यों बढ़ गया फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि हमारा म्यू स्टैटिक बढ़ता जा रहा है, मतलब म्यू की वैल्यू बढ़ती जा रही है, दैट इज वाई। क्योंकि नॉर्मल फोर्स तो चेंज ही नहीं किया हमने, फिर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि फिर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ रहा है। समझ नहीं होगी आपको ये बात। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई नॉर्मल फोर्स सेम है, मेरा नॉर्मल फोर्स सेम है, फिर भी फ्रिक्शन फोर्स बढ़ रहा है, तो आप बोलना बेटा ऑब्वियसली बात, फिर तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ रहा होगा तो कहीं ना कहीं। एक ही केस बचता मेरे पास फिर तो, और तो कोई केस ही नहीं बचा मेरे पास। भाई फ्रिक्शन फोर्स किन बातों पर डिपेंड कर रहा है, इधर आओ जरा लौट के फटाफट से। फ्रिक्शन फोर्स किन बातों पर डिपेंड कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, यही फॉर्मूला निकल के आ रहा है। मैं कह रहा हूं एन तो चेंज ही नहीं हो रहा और फ्रिक्शन फिर भी चेंज हो रहा, तो इसका सिंपल सा लॉजिक क्या निकल के आएगा, आप बताएं मुझे जरा। म्यू इज गेटिंग चेंज्ड, ओके, म्यू इज गेटिंग चेंज्ड, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि इंटरमीडिएट वैल्यूज पे याद रखना हमेशा, जब भी हमारे पास इंटरमीडिएट फ्रिक्शन होगा मतलब एफ एस होगा, नॉट द लिमिटिंग वैल्यू, तब फ्रिक्शन चेंज होता जाता है। इसीलिए क्या हो रहा है, जब इसको खींच रहे हैं तो ये वैल्यू चेंज हो रही है। अब ऐसा पता क्यों हो रहा है,
अब इसके पीछे भी कहानी समझ लो। आप बोलोगे सर चरण कहां है, धोखे पीने हैं मुझे, समझो समझो ऐसा क्यों हो रहा है। अरे गौरव सर कैसी बात है, करो सरफेस तो चेंज नहीं हो रही है? कुछ पढ़ाना वढ़ाना आता नहीं, सरफेस तो वही है। आप अभी बोल रहे हैं सरफेस के बिना तो कोई, जब तक सरफेस चेंज होगी म्यू चेंज नहीं होगा। कैसे चेंज हो रहा है फिर? है कुछ भी नहीं, कुछ भी पढ़ा रहे हो आप। सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से, ऐसा क्यों हो रहा है। अरे अभी बोलोगे सर चरण धो लूं आपके, मैं इधर देखो फटाफट से, इधर देखो जल्दी से, इधर देखो जल्दी से। बेटा 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 मैं ध्यान दो जल्दी से, मैं जो बोलता हूं ना वो भगवान की वाणी। इधर आओ, मैंने बोला कि फ्रिक्शन फोर्स चेंज हो रहा है, म्यू चेंज हो रहा है, और मैंने ये भी बोला था कि सरफेस जब तक चेंज होगी तो फ्रिक्शन चेंज नहीं हो सकता। तो फिर कैसे हो रहा है भाई, क्या हो क्या रहा है, बोल क्या रहे हो सर? लिसन केयरफुली दोस्तों, जब P 0 है फ्रिक्शन 0 है, जब P 0 है फ्रिक्शन 0 है। जैसे आप P की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ा रहे हो, आप बोलो फ्रिक्शन बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है सर? नॉर्मल फोर्स तो बढ़ नहीं रहा, नॉर्मल फोर्स तो बढ़ नहीं रहा, फ्रिक्शन कैसे बढ़ रहा है? कुछ भी बढ़ा रहे हो, कुछ भी बढ़ा रहे हो। अरे सुनो सुनो ध्यान से, दोबारा सुनो, रिपीट कर रहा हूं मैं। P की वैल्यू 0 फ्रिक्शन 0, P की वैल्यू 0 फ्रिक्शन 0। ध्यान देना, P की वैल्यू 0 फ्रिक्शन 0। जैसे जैसे P बढ़ रहा है, जैसे जैसे P बढ़ रहा है तो फ्रिक्शन बढ़ रहा है, जबकि नॉर्मल एक्शन तो कांस्टेंट है। अरे नॉर्मल फोर्स तो चेंज ही नहीं हो रहा सर, मास थोड़ी चेंज हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स तो सेम है। तो फ्रिक्शन बढ़ क्यों रहा है? वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि म्यू बढ़ रहा है। अब म्यू आपने पढ़ाया था, म्यू तो सरफेस पर डिपेंड करता है। अरे सरफेस तो चेंज ही नहीं हो रही, तो फिर म्यू कैसे बढ़ रहा है सर? अरे सरफेस चेंज हो रही है, कौन कह रहा नहीं हो रही? इधर आओ, पता कैसे हो रही है। यहां पे जो माइक्रो वेल्डिंग थी पहले, यहां पे जो माइक्रो वेल्डिंग हो रखी थी, जो बॉडी एक दूसरे में घुसी हुई थी, याद करो मेरे दोनों केस पिछले वाले, क्या वो ब्रिजेस टूट रहे हैं? क्या वो मेटेलिक ब्रिजेस टूट रहे हैं? क्या वो जो इंटरलॉकिंग हो रही थी वो टूट रही है? धीरे धीरे टूट रही है ना? टूट रही है ना? जल्दी बताओ, माइक्रो लेवल पे क्या मेरी सरफेस चेंज हो रही है? यस और नो? क्या माइक्रो लेवल पे सरफेस चेंज हो रही है कि नहीं? जल्दी बताओ मुझे यार, क्या माइक्रो लेवल पे ये बॉन्ड टूट रहे हैं कि नहीं टूट रहे हैं? बिल्कुल टूट रहे हैं। क्या वो जो इंटरलॉकिंग है वो टूट रही है? बिल्कुल टूट रही है। तो क्या ये सरफेस कांस्टेंट है? बिल्कुल नहीं है। सरफेस इज गेटिंग चेंज, दैट इज व्हाई म्यू इज गेटिंग चेंज। तो बेटा जीवन में याद रख लो, म्यू हमेशा सरफेस पर डिपेंड करता है। समझ गए? आई बात समझ में? आई बात समझ में? फील हुआ? अरे फील हुआ? अरे गौरव सर नॉर्मल फोर्स तो चेंज हो नहीं रहा, तो फिर फ्रिक्शन फोर्स क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि म्यू कांस्टेंट है ही नहीं। स्टैटिक रीजन में म्यू कांस्टेंट है ही नहीं, म्यू कांस्टेंट है ही नहीं। म्यू इज गेटिंग चेंज बिकॉज सरफेस प्रॉपर्टीज गेटिंग चेंज। व्हाई? अरे बॉन्ड बल, पहले बॉन्ड लगे हुए थे, पहले चिपका हुआ था, वो सरफेस चिपका हुआ है पहले, फिर टूट रहा है धीरे धीरे, उसके अंदर इंटरलॉकिंग थी वो भी टूट रही है धीरे धीरे। तो क्या सरफेस सेम है क्या? नहीं है ना। अरे एक जुड़ी हुई सरफेस और टूटी सरफेस अलग अलग होती है ना। तो दैट इज व्हाई म्यू इज गेटिंग चेंज सर। इसीलिए फ्रिक्शन फोर्स बढ़ रहा है बेटा। इतनी डेप्थ कहीं मिल जाए ना तो बता देना मुझे, जाओ बंद कर दूंगा पढ़ाना। अरे बेटा बात समझ में? अरे समझो कैसे, नॉर्मल फोर्स तो बढ़ ही नहीं रहा गौरव सर, फिर फ्रिक्शन फोर्स कैसे बढ़ रहा है? पूछ के देख लेना अपने प्रोफेसर से, नहीं बता पाएगा। जाओ पता कर लो, पता कर लो, पता कर लो, ठीक है। आया? फील हुआ? मैं फील क्या कराना चाह रहा हूं, क्योंकि सरफेस नहीं सही, वही टूट रही है वो धीरे धीरे। इसीलिए बोल रहा था मैं, इधर आओ वापस लेके आता हूं। अरे बेटा गौरव बाबू के पास आए हो, ये रीजन में म्यू कांस्टेंट नहीं होता है, चेंज होता है वो। इसीलिए हम अब कांस्टेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम केवल यही पे बात करते हैं। आपको पढ़ाया गया होगा कि म्यू इज कांस्टेंट, क्यों है? क्योंकि वो इस पॉइंट के लिए, या फिर इसमें कांस्टेंट है, बस इस रीजन में नहीं है कांस्टेंट, क्योंकि वहां सरफेस की प्रॉपर्टी चेंज हो रही होती है। आया बेटा समझ में कुछ? फील हुआ? शिवांश कह रहा है चरण का फोटो भेज दो। क्या बात है प्रज्ञा? नहीं ऐसा नहीं है बेटा, मैं घमंडी आदमी बिल्कुल नहीं हूं, बट यस मैंने देखा है, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रहा, बहुत लोगों को पता भी होगा, लेकिन जनरली मैंने देखा है कि किताबों में, कॉलेज में नहीं बताते बेटा, पता ही नहीं, उनको खुद नहीं पता है। इसके लिए रिसर्च पेपर पढ़ने पड़ते हैं यार, और कितना टाइम है किसके पास? कितना टाइम है? नहीं है टाइम उनके पास। आप समझिए बात को, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि लास्ट वाली जो बात मैंने समझाई है ना, पूछ के देख लेना बेटा कि फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इंटू एन, एन कॉन्स्टेंट है क्योंकि चेंज ही नहीं हो रहा, फिर फ्रिक्शन फोर्स बढ़ क्यों रहा है? अब लोग ये जानते हैं म्यू भी कांस्टेंट होता है, लोग जानते हैं म्यू कांस्टेंट होता है, ये पढ़ाएगा उन लोगों को, बट भैया म्यू कांस्टेंट नहीं है, स्टैटिक रीजन में बढ़ रहा है वो। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि माइक्रो लेवल पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, सरफेस की प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, और जब जब सरफेस चेंज होगी तब तब म्यू चेंज होगा। बस इतना दिमाग में बैठा लो, खत्म। तो इसी के साथ दोस्तों आगे कहानी करूंगा कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू आस्क प्लीज। सर फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रोसेस में दो मेटल पार्ट स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वजह से ज्वाइंट हो, बिल्कुल ठीक, परफेक्ट।
स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है बेटा वहां पे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन 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 फ्रिक्शन, अब एक ही जगह पे फ्रिक्शन हो रहा है, समझो दोनों सरफेस एक ही जगह मेल्ट क्या होती है, गर्म होती जा रही है। देखो समझो वहां टेम्परेचर क्यों इतना राइज हो जाता है, ये भी समझ लो, वहां पर टेम्परेचर क्यों इतना राइज होता है समझो। एक केस तो ये है कि एक सरफेस यहां पे है, ध्यान देना मजा आने वाला है, और ये v वेलोसिटी चलती जा रही है, तो हो क्या रहा है इस वाले केस में केवल बॉडी नंबर वन हीट अप होगा, ध्यान देना इस वाले केस में बॉडी नंबर 1 हीट अप होगा। लेट्स से बॉडी नंबर 1 इज दिस, सेकंड वाली बॉडी भी हीट हो रही है, बट ये अभी यहां खड़ा हुआ था लेट्स से ए पोजीशन पर, लेकिन आफ्टर सम टाइम ये बी पोजीशन पे पहुंच जाएगा, तो तब तो ये पॉइंट ठंडा हो जाएगा ना, समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो गर्म कौन बना रहेगा इसमें, ओनली बॉडी 1, इसीलिए वेल्डिंग नहीं होगी। लेकिन जब मैं इसको एक ही जगह पर घिसता रहूंगा, जैसे जो कि हम फ्रिक्शन वेल्डिंग में करते हैं, फ्रिक्शन वेल्डिंग में हम क्या करते हैं, दो पार्ट्स को एक ही जगह पर घिसते रहते हैं, दोनों ही बॉडी गर्म हो जाती है, ये भी गर्म हो रही है ये भी गर्म हो रही है, अब एक ही जगह पर घिस रहे हैं और बहुत हाई आरपीएम से घिस रहे हैं, तो होता क्या है, रेड हॉट हो जाती है बॉडी पे, इतना ज्यादा टेम्परेचर रेज हो जाता है कि बॉडी बिल्कुल बिल्कुल रेड हॉट हो जाती है, और उस केस में कुछ नहीं करते। अभी वेल्डिंग नहीं हुई है, अभी केवल रेड हॉट हुई है। वेल्डिंग करने के लिए एक और चीज होती है, दैट इज द प्रेशर। प्रेशर और बहुत जरूरी है बेटा, वही ध्यान रखना हमेशा। प्रेशर जब अप्लाई करेंगे तब डिफ्यूजन होता है, जब डिफ्यूजन होता है तो फिर बॉन्डिंग बन जाती है उनके बीच में, ठीक है। चलो एनीवेज, तो ये सब आएगा बेटा डिटेल में, आ गया ना। हाँ बेटा क्यों नहीं, गुरुदीप भाई क्या समझ रहा है आईटी के बच्चे का, हाँ नो डाउट बहुत रेयर परसेंटेज होता है उनका, बहुत कम बच्चे होते हैं, बट आते थे। ऐसा थोड़ी है कि और एक और चीज, ऐसा नहीं है कि वो आईटी के बच्चे केवल गेट के लिए आते थे, उनके और भी सपने होते हैं बेटा, है ना। पंकज भाई क्या बात है बेटा, ग्रेट ग्रेट। तो जितने भी लोग आप में से हैं मेरे बच्चों, बताना मुझे, ठीक है। चलो पढ़ाई तो मस्त चल रही है ना, बस बस ऐसी चलनी चाहिए बेटा, बस यार बच्चों को ज्वाइन कराओ, और एसएससी जेई वाला भी मैंने लॉन्च कर दिया, उनको बोलो जिन बच्चों को जेई में जाना है, आपके दोस्तों को शेयर करो यार वीडियोस को यार, है ऐसा कैसे काम चलेगा। गुरदीप भाई थैंक यू बेटा, थैंक यू एवरीवन। चलो ठीक है दोस्तों, है ना, टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर कल, जय हिंद। हाय एवरीवन, तो इस तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप गेट, ईएससी, पीएसयू, एई, जेई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारा एप्लीकेशन गेम लाइट डाउनलोड कर लीजिए, जहां आपको मिलेगा डेप्थ कोर्स विद टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस पेपर, मेंटरशिप, जो कि सबसे जरूरी पार्ट है दोस्तों। तो जुड़िए हमारे साथ और एश्योर करिए अपनी सक्सेस। थैंक यू सो मच।